साउंड चेक गाइस, साउंड क्लियर आ रहा है? हाँ जी मुझे लाउड एंड क्लियर। एक मिनट। ओके सो गाइज, शुरू करने से पहले कुछ जो चीज थी पुरानी, एक तो वो जो मास्टरमाइंड हम लोगों ने शुरू करना है, तो उसके लिए कुछ एक चीज है। जैसे जो हम लोगों को मास्टरमाइंड प्लान करना था वो हमारा पेंडिंग चल रहा है, तो उसको अब हम लोग शुरू कर रहे हैं। और शुरू करने के लिए हम क्या करेंगे, इसके अंदर में हमारे पास दो ऑप्शंस हैं। जैसे अगर हमारे पास कैपेसिटी में जब हम लेवल 3 की मीटिंग लेते हैं तो हमारे पास 15-20 लोग बैठते हैं, तो हम आपस में एक मास्टरमाइंड कर सकते हैं। उसका एक ट्रायल हम आज भी करेंगे, मतलब आज का कुछ ट्रायल करेंगे, मतलब क्या उसमें से चीजें ठीक होंगी, फ्यूचर में हम कैसे उसको ओके कर सकते हैं, हम उस चीज को देखेंगे। किसी पर्टिकुलर एक टॉपिक पे हम लोग बात करेंगे और उस पे हम डिस्कस करेंगे इसको। मुझे नहीं पता आप लोगों में से, पहले मुझे थोड़ा बताइए, ये माइंड स्टॉर्मिंग आप करते हैं वैसे, और करते हैं तो किसके साथ करते हैं, मुझे प्लीज बताइएगा जरूर एक बार। मतलब माइंड स्टॉर्मिंग, और ये डेली होती है, डेली माइंडेड, इट्स डेली। ऐसा नहीं होता कि आप इसको सोचते हैं कि एक हफ्ते में कर ली, महीने में कर लिया, 2 महीने में कर ली, डेली होती है। और किसके साथ करते हैं आप ये, जिसे माइंड स्टॉर्मिंग कहते हैं? सर मैं तो एसोसिएट के साथ करता हूँ, जो एसोसिएट बने हैं। जी एसोसिएट के साथ शायद नहीं हो सकती। और मैं जो बिल्डर है उनसे भी करता हूँ। बिल्डर से हो सकती है, बट बिल्कुल ठीक बात है, बिल्डर के साथ हो सकती है। पता या तो अपने से बड़ा हो या अपने लेवल का हो, सारी चीजें तो आप नीचे वालों को अगर माइंड स्टॉर्म करोगे तो बहुत ही अकाउंट्स की चीज आती है, बहुत सी चीजें हम नहीं शेयर कर सकते। तो आप में से मुझे एक बात बताइए, कौन कौन ये करता है, कौन नहीं करता है, एक बार प्लीज मुझे थोड़ा सा बताएंगे। देखिए, मैं आपको अपनी बात ये क्लियरली बता देता हूँ कि ऐसा कोई ना कोई इंसान आपके पास में जरूर रहना चाहिए जिसके साथ आप डेली, मैं डेली बोल रहा हूँ, मैं फिर बोल रहा हूँ कि आप इसको ऐसे नहीं ले सकते वीकली, और इसमें मजा बहुत आता है। मुझे नहीं पता आप में से किस किस ने माइंड स्टॉर्मिंग किया हुआ है, और इसको मतलब इट्स वेरी इंटरेस्टिंग। सबसे कमाल की बात ये होती है कि आपकी कहीं ना कहीं किसी रिजल्ट पे पहुंचते हैं और माइंडसेट सेम होता है। तो यस, मुझे बताइए गाइस, मैं वेट कर रहा हूँ या इधर यस और इधर नो का आपका, मुझे पता चले आप में से कौन कौन लोग करते हैं। और अगर करते हैं तो क्या उसकी फ्रीक्वेंसी क्या है, मतलब आप करते हो और किसके साथ करते हैं, 3 चीज मुझे जाननी है कि हमारी क्या फ्रीक्वेंसी क्या है इस चीज को करने की। मतलब जैसे मान के मैं करता हूं तो एक हफ्ते बाद करता हूं, मैं वाइफ के साथ कर लेता हूं, या फिर कोई और भी हो सकता है आपके साथ। अमित जी, पहले तो फ्रीक्वेंसी कम थी, जैसे महीने में 2 बार। अच्छा, पिछले 10 दिन से ऑलमोस्ट डेली हो रहा है। ओके, ठीक है, तो वो जो अभी एक है मेरे साथ में, इनको हम साथ में ऑनबोर्ड कर रहे हैं, तो उनके साथ में हम डेली बैठे होते हैं, ओके, कुछ ना कुछ चल रहा होता है उसके ऊपर। ओके। सो आपने कुछ डिफरेंस पाया पहले, अगर डेली कुछ माइंड स्टॉर्म होता है उसमें? बिल्कुल सर, जो हम पहले डे 1 पे स्टार्ट किया था, वहां से हम बहुत कुछ हमें समझ में आया कि जो नहीं हो सकता या हो सकता है तो किस तरह से हो सकता है। बहुत चेंजेस आ गए। ओके, ओके, तो आपके साथ तो अच्छा है, मैं जानता हूँ वो कौन है जिनके साथ आप मेरे ख्याल से आजकल कर रहे हैं। हाँ जी। और कौन गाइज आप में से कौन कौन है जो माइंड स्टॉर्म, अगर आप में से ये लगता है ना कि आपका माइंड दुनिया का सबसे शार्प माइंड है, तो आप बहुत ज्यादा भ्रम में है, ये मैं सबको बता दूं। आपको लगता है यार कोई मेरे साथ क्या माइंड स्टॉर्मिंग करेगा, मेरे साथ में क्या डिटेल में करेगा, तो ये मैं आपको बहुत क्लियर बताता हूँ, आप बड़े भ्रम में रहेंगे इस चीज को, लोगों के दिमाग का आपको पता नहीं है। सर मैं करता हूँ रियल एस्टेट में, जो मेरा फ्रेंड जॉब कर रहा है। हाँ हाँ,
मेरा चाइल्डहुड फ्रेंड भी है, तो उसके साथ में काफी ब्रेनस्टॉर्मिंग होती है सब मार्केट को लेकर के, क्या चल रहा है, कैसे हो रहा है, अच्छा, किस प्रोजेक्ट में वो लोग कैसे वर्किंग कर रहे हैं, क्योंकि वो लोग कलकत्ता की नंबर 1 कंपनी है, ओके तो ओके। कैसे वर्किंग करते हैं, क्या स्ट्रेटेजीज रहती है उनकी, तो हम्म, ये डिस्कशन होती रहती है सर उसके साथ में। अच्छा, आपकी होती रहती है, चलो अच्छी बात है। हाँ जी सर। ओके, आज जितेंद्र बहल जी आपने लिखा विद माई, इसका क्या मतलब है? अच्छा, विद बिल्डर। ओके, सो बिल्डर के साथ में आपका माइंड स्टॉर्मिंग होता है। बाकी लोगों का मैं मान के चलूं कि आप लोग नहीं करते हैं? कुमार अमित जी, मैं ना, मेरे पार्टनर हैं अजय वर्मा जी, उनके साथ में हमारा डेली बेसिस पे करते हैं हम लोग, है ना। डेली बेसिस पे करते हैं, हाँ जी। ओके। चलो एक काम करते हैं, आज एक छोटा सा नॉट नॉट डू बट लिसन माइंड स्टॉर्मिंग ऑफ संदीप महेश्वरी जी विद माय फ्रेंड बिल्डर। ओके, चलो एक छोटा सा काम करते हैं, आज कुछ माइंड स्टॉर्मिंग करते हैं, एक साथ करते हैं, सारे लोग करते हैं, ज्यादा लोग आज हैं नहीं, तो आराम से हो जाएगा, हौच पौच नहीं मचेगी, ठीक है? तो शुरू करेगा आज आज के पहला इट्स मास्टरमाइंड सेशन कहेंगे, माइंड स्टॉर्मिंग कहेंगे, कोई भी एक चीज कहेंगे, हम लोग आपसे बात करेंगे। बेहतर ये होगा कि प्लीज आप सब अपने कैमरेज को ऑन कर लीजिए इस कंडीशन में, और ऐसी पोजीशन में आ जाइए कि मतलब कि हम सब लोग एक दूसरे को देख सकें, मतलब हम लोग एक दूसरे को देख सकें। इस सिचुएशन में अगर हम आ जाएंगे तो वो काफी बेहतर रहेगा, मतलब माइंड स्टॉर्म करने में काफी आसानी रहेगी, क्योंकि ऐसे हो नहीं पाएगा। 1 सेकेंड। ओके, ये अरे तो वर्चुअल क्लासरूम बन गया। हाँ हाँ आ जाओ जी भाई, जो सीटें खाली पड़ी हो अपनी सीटों पे आ जाओ। वो इमर्सिव में एक और ब्लू वाला भी है, वो एक टीचर और बाकी क्लास वाला, वो भी नहीं, वो अच्छा मैं चाहता नहीं, लगता है। अच्छा अच्छा अच्छा। वो मैं चाहता नहीं ना, मतलब अभी फिर हम सेम लेवल पे रहेंगे ना बात करने के लिए। इसे भी ट्राई करके देखते हैं, ये वाला ना। पर मैं उससे बड़ा इंप्रेस हुआ एक्चुअली में, जो क्या नाम है हमारा, EXP क्या कह रहे हो? EXP EXP वाला तो अमेजिंग यार, उसने तो बहुत ज्यादा इंप्रेस किया उनके सिस्टम ने। मतलब जो फेसबुक मेटावर्स ला रहा है ना, वो EXP के पास ऑलरेडी है। ऑलरेडी शादी हो चुकी है मेटावर्स में, चेन्नई में कहीं। हाँ हाँ, शादी भी हो चुकी है उसकी चेन्नई में। हाँ। तो मतलब जो EXP ने किया है ना, अभी हमें लग रहा है क्योंकि फेसबुक ने अपने आप को मेटा में कन्वर्ट कर दिया, तो और EXP का जो इट्स नेम इज वर्बेला, तो वो ऑलरेडी इतना, एक सेकंड, सॉरी 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 सॉरी, इसको कैसे करेंगे, यही ले लेते हैं, सबसे अच्छा यही है। ओके, तो बेसिकली वो मुझे बड़ा पसंद आया उनका, क्या नाम है, वर्बेला का। कभी देखा है आपने, उसमें से कुछ आइडिया है वर्चुअल आपको? रियलिटी वाला, है देखा सर। वर्चुअल रियलिटी वाला। वर्चुअल रियलिटी वाला, मतलब हाँ। मतलब मेरे को लगता था कि स्टार्टिंग में क्या, मतलब इसका क्या करेंगे, कैसे करेंगे, लेकिन वो फिर बड़ा अमेजिंग अजीब सी दुनिया, अगर फेसबुक उस पे आ गया है। गाइस प्लीज अपने कैमरेज को ऑन कर लीजिएगा, क्योंकि हम लोग एक माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे आज में, हमारे जो जितने भी लेवल 3 के स्टूडेंट्स हैं उनके हम लोग दिमाग खंगालेंगे। ओके ओके, सो शुरू करें फिर। तो कौन सा टॉपिक को हमें रखना चाहिए आज का, जो सबसे हॉटेस्ट आपके लिए लगता है कि आपको सबसे हॉटेस्ट टॉपिक ये रहेगा, क्या चीज रखनी चाहिए आपके साथ, हमारे हिसाब से? सर क्या चल रहा है अभी क्लास में? सॉरी आई गॉट लेट। एक्चुअल में हम आज माइंड स्टॉर्मिंग करेंगे,
ठीक है ना, ब्रेनस्टॉर्म कहते हैं इसको। और हमारा Mind- पर्पस है कि हम किसी चीज पे पहुंचेंगे आज, ठीक है ना। मतलब हमारे को ये लगता है कि हमारा ब्रेन बहुत अच्छा है, लेकिन हमारे साथ बहुत एक्सपर्ट्स हैं, सारे बैठेंगे और कोई एक मुद्दा, हम लोग कोई भी एक टॉपिक है, टॉपिक के बाद में हम उस पे पूरा 1 आवर का हमारा डिस्कशन रहेगा। आप नोटपैड लेके बैठिएगा, मैं आपको पहले बता रहा हूँ, आपको वो जो चीज मिलने वाली है वो आप इमेजिन भी नहीं कर सकते हैं। आप में से किस किस को ये फिनोमिना पता है, मैं आपको फिनोमिना बता देता हूँ। मुझे नहीं पता, ये बहुत ही सरप्राइजिंग सी बात है। एक चीज बताता हूं मैं आपको। अगर आप एक रैंडम आपने कभी वो देखा है कौन बनेगा करोड़पति, उसमें आपने ऑडियंस पोल देखा है? आपने ऑडियंस पोल को कितनी बार गलत होते देखा है? Yes, sir. रेयर ऑफ द रेयरेस्ट गलत होता है। तो तुम्हें क्या लगता है वो सारे के सारे लोग बड़े इंटेलिजेंट बैठे होते हैं, सारे तुक्के मारते हैं? और आप सब लोगों को मैं एक बात बता दूं, तुक्के के पीछे एक नियम काम करता है, एक यूनिवर्सल नियम है, मैथमेटिक्स का नियम है। अगर तकरीबन जितना टफ क्वेश्चन होगा, अगर उतने ही लोग बढ़ा दो और उनका तुक्का लगवाओ, तो जो सेंटर में जो सबसे ज्यादा तुक्के लगते हैं वो सबसे बिल्कुल ठीक होता है। मैं दोबारा दोहरा देता हूँ, इंटरनेट थोड़ा सा मतलब फिक्स नहीं हो रहा, लास्ट वीक भी यही प्रॉब्लम थी। मैं आपको एग्जांपल बताता हूँ कि आप रैंडम कभी एक एक्सरसाइज करके देखना, एक जार के अंदर ना आप कंचे रखना, रैंडम कंचे रखना, और जब रैंडम कंचे रखोगे ना और आप करना, उन लोगों से पूछना इसमें कितने कंचे हैं, सिर्फ पूछना। अब गिने तो किसी ने नहीं होंगे, तो कोई बोलेगा 100, कोई बोलेगा 800, कोई बोलेगा 200, कोई 100, कोई ये। आप जितने नंबर बढ़ाते जाएंगे, अगर आपने 1000 लोगों से पूछा तो जितने भी लोगों का आंसर है उसे एवरेज कर देना, एग्जैक्ट आंसर आता है। किस किस को ये बात पता है? मतलब अगर 105 कंचे होंगे ना, तो 106, 105, 108, जितना लोग बढ़ाते जाओगे उतना आंसर एक्यूरेट होता जाएगा। और ये बड़ी कमाल की बात है कि यानी कि तुक्का भी कभी तुक्का भी 100% तुक्का नहीं होता। इसका सीधा सीधा मतलब ये है कि तुक्का भी 100% तुक्का में नहीं काउंट होगा, वो भी उसके पीछे भी कोई साइंस चल रही होती है ना। तो इसलिए अगर हम कभी बैठेंगे और हम अपना डिस्कशन करते हैं ना, तो जब जितने ज्यादा लोग बैठ के डिस्कशन करेंगे और जो रिजल्ट पे आएंगे वो एक्यूरेट ही होता है। ओके, सो फिर आज शुरू करते हैं गाइस। हम जो हमारा मेजर टॉपिक है, देखो हमारे पास क्या क्या टॉपिक है। एक तो हमारे पास कन्वर्जन होता है, एक हमारे पास लीड जनरेशन होता है, टीम हैंडलिंग होता है, हमारे पास में स्केल अप होता है, फनल होता है, मार्केटिंग होता है, ये होता है। तो इन सारी चीजों में से अगर आज हम शुरुआत 0 से करते हैं, जो पहला स्टेप वही लीड जनरेशन का होता है। लेट्स टॉक अबाउट द लीड जनरेशन। मैं नहीं बोलूंगा, हम सब बोलेंगे। मैं भी आपकी तरफ वन ऑफ द पार्ट रहूंगा आज इस चीज का, इस मास्टरमाइंड का। हमारे लिए लीड जनरेशन के लिए एक एक करके हम बात करेंगे। आप मतलब अपना हैंड रेज कर सकते हैं, तभी मैंने कहा था कि आप प्लीज कैमरा ऑन करेंगे तो हैंड रेज दिखेगा, और क्योंकि इसमें माइक ऑन माइक ऑफ नहीं कर पाएंगे तो ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो अब मुझे क्या करके बताइएगा कि लीड जनरेशन के लिए अगर मैं नंबर 1 सोर्स बोलूं, आप कहते हैं जी नंबर 1 सोर्स है, पहले तो बताइएगा वो नंबर 1 सोर्स क्यों है, आपके लिए उसने कैसे काम किया, आपका ये अजम्पशन है या आपका एक्सपीरियंस है। अजम्पशन भी चलेगा, अजम्पशंस में भी बहुत कुछ, मैंने बताया तुक्के का नियम होता है, 1000 2000 लोग तुक्का भी मारेंगे तो सही निकल के आ जाता है। तो लेकिन बताना पड़ेगा कि ये आपका अजम्पशन है या आपका एक्सपीरियंस है, और आपका आरओआई कितना रहा इसके अंदर में अगर आपने इसमें काम किया। और इसका स्केल पे बाद में बात करेंगे, एक एक करके बात करें। तो पहले बात करते हैं लीड जनरेशन के लिए। प्लीज सभी लोगों को पार्ट लेना है इसके अंदर में, आपके अजम्पशंस भी चलेंगे, मैंने बताया ना तुक्के का नियम लगाएंगे हम इसमें। जी कौन बोलना चाहेगा पहले? यस सौरभ जी। सौरभ जी आप सीट पे क्यों नहीं हो, आप क्यों नहीं सीट पे आ रहे हमारे? पता नहीं सर, मुझे खुद का भी नहीं चेहरा दिख रहा है। मैं यहाँ पे मेरे को 2-4 अमित जी आपको उनको ड्रैग करके सीट पे बैठाना पड़ेगा, आप होस्ट है ना। नहीं तो बाकी लोगों को थोड़ी बिठाया मैंने। नहीं वो लोग बाद में आए ना, अभी अच्छा ओके वो बाद में ज्वाइन हुए थे, तो आपको ड्रैग करना पड़ेगा। ओके ओके जी। सबको खींच के लेके आओ। यस मान लो भाई। हाँ जी सर, शुड आई स्टार्ट? या सौरभ। हाय सर, हाय एवरीबॉडी।
Good morning. So based on my experience, जो मुझे लगा जैसे number one source is basically data which we buy it from somebody reliable working in the organization. So maybe if it is a ex builder, अगर वहाँ पे कोई काम कर रहा है तो VDNB data जिसको बोलते हैं, visits done not bought. तो that has played a important role. मैंने एक जगह से लिया था VDNB data, उस पे मैंने SMS ब्लास्ट किया और अगले 15 दिन 20 दिन में मेरे 2-3 डील आ गए थे सर उसी डेटा में से, और वो पूरे साल में कुछ ना कुछ उसमें से, मतलब आप समझिए 5-6 डील आया था मेरा, एंड वो डेटा में से सबसे ज्यादा था. ऑब्वियसली it's not the right way and it cannot work all the time, but then yes it worked for me. So वो एक डेटा अच्छा लगा मेरे लिए. मेरा सवाल है इसमें, जो हमने डेटा बाय किया था, हाँ. वो बेसिकली डेटा कौन सा डेटा था वो? सर वो जो लोग विजिट्स करते हैं ना, जैसे फॉर एग्जांपल अभी मैं 99 का डेटा लिया मैंने, तन्मय जी ने मान लीजिए मैजिक ब्रिक्स से विजिट्स बनाया, उनका विजिट XYZ बिल्डर है, उनके यहाँ पे विजिट हुआ, उनका भी हुआ, और शायद हनी जी का भी विजिट हुआ. अब मैंने जहाँ पे XYZ बिल्डर से ही उसके किसी आदमी से डेटा ले लिया मैंने, जितने भी उनके विजिट हुए मे बी से नवंबर में दिसंबर में, वो जितने भी विजिट्स हुए वो डेटा मैंने उनसे परचेज कर लिया, ठीक है, मतलब अनऑफिशियली ऑब्वियसली. तो वो डेटा पे फिर मैंने वर्कआउट किया, कॉल्स किया, SMS ब्लास्ट किया, तो इट वर्कड वेरी नाइसली. सो दैट वाज वन ऑफ द डेटा सोर्स. मेरे हमारे लेवल 3 के स्टूडेंट है यहाँ पर, बैठे नहीं बैठे मुझे आइडिया नहीं है, पर वो भी यही, उनका भी बहुत अच्छा सेल इसी से आता है, बहुत अच्छी सेल्स करते हैं वो उसमें, है ना. पर इसमें हम लोग एक काम है, ये मतलब हमारे वो नहीं है, इससे हम बोल नहीं सकते कि कॉन्टिन्यूसली चलेगा या नहीं चलेगा, राइट. है ना. दूसरा हमारा लीगैलिटी, मुझे नहीं पता कि इसके पीछे का लीगल क्या है. मैंने आपको बताया ना कि हम लोग काम करते हैं लीगल और इलीगल पे, सो एथिकल नॉन एथिकल पे नहीं करते हैं. किस किस को पता है ये बात? वी डोंट वर्क ऑन एथिकल बेसिस पे, हम काम करते हैं लीगल और इलीगल बेसिस पे, क्योंकि एथिक्स की परिभाषाएं हर जगह की, हर एरिया की, हर घर की, हर समाज की अपनी अलग है. सबके हिसाब से हम नहीं चल सकते. किसी के घर में 7 बजे आप चप्पल बाहर उतार के एंट्री करते हो, किसी में सीधे जूते के साथ में घुसाते हो. अब जिसकी एथिकली, उसकी तो एथिक्स ही तोड़ दिया आपने. अगर जूते पहन के आप घुस जाओ उसमें और वो आपको टोक ना पाए, तो पीछे से उसे बड़ा हर्ट होगा और कहेगा यार चप्पल पहन के बताओ, जूते पहन के मेरे घर में घुसाया. तो एथिक का आपने एथिक तोड़ दिए. तो हम लोग ज्यादा एथिक्स पे जाएंगे नहीं, क्योंकि एथिक्स सभी के बिल्कुल ही अलग है. यहाँ जितने लोग बैठे सभी के एथिक्स अलग है. अभी मैं कई लोगों से मिलता हूँ, उनके एथिक्स बिल्कुल डिफरेंट होते हैं. हम एथिक्स, तो हमारा टास्क होता है कि हम लीगल पे जाते हैं, इलीगल पे. मेरा सवाल ये है, मैं आपसे जानना चाहूंगा अभी सभी लोगों से, क्या ये डेटा ऐसे लेना लीगल है? मतलब जो बेच रहा है उसकी बात नहीं कर रहा, मतलब मुझ पे कभी लीगल एक्शन हो सकता है इसके ऊपर? आई डोंट थिंक सो सर. सर मेरे को तो सर इसके बाद जिस बताना चाहूंगा, टर्म्स एंड कंडीशंस तो पता नहीं है मेरे को तो काफी लोग मतलब अप्रोच करते हैं कि ये डेटा ले लो, और SMS आते रहते हैं व्हाट्सएप से, मतलब ऑफिशियली आते हैं अनऑफिशियली आते हैं पता नहीं, बट आज मेरा सवाल बेचने वाले का नहीं है, मैं इतने लफड़े में नहीं पड़ूंगा. आई एम अ बिजनेसमैन. मेरा क्वेश्चन ये है कि मेरे लिए ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या ये बाय करना लीगल है, या मतलब बाय करना इलीगल तो नहीं कि मैं, मेरे पास कोई डेटा लेके आता है और बोलता है जी ये गोदरेज की साइट विजिट का डेटा है, उसने कहाँ से लिया, मेरे को इसमें पढ़ना भी नहीं है, मुझे तो उसकी ऑथेंटिसिटी चेक करनी है कि वो डेटा ठीक है, और वो डेटा मैं बाय कर लेता हूं. तो क्या डेटा बाय करना मेरे को किसी लीगल उसमें डाल सकता है? आप में से कोई आइडिया है किसी को? प्लीज सभी. अमित जी, नहीं सर. अमित जी, GDPR जो कंप्लायंस है जो इंडिया में अभी इतना नहीं है ना, Okay. उसके हिसाब से किसी का भी प्राइवेसी अगर वो होता है तो मतलब ये इलीगल हो जाता है. बीइंग IT वाला बंदा ना, मैं तो हमारे इसमें मैं IT में ही काम किया है, तो अगर किसी का एक डाटा दूसरे को हम दे देते हैं बिना परमिशन के, तो वो इलीगल हो जाता है. GDPR अभी लेकिन इंडिया में इतना प्रोमिनेंट नहीं है कंप्लायंस, लेकिन अगर वो इंडिया में होता है तो फिर वो इलीगल हो जाता है. अभी जो मेरा सवाल अभी भी नहीं आया, मैं समझ गया GDPR भी इंडिया में नहीं है, क्या मैं अभी बाय करता हूँ, मुझ पर कोई लीगल एक्शन करेगा? भाई मैंने खरीद लिया. सर मैं अपना एक एक्सपीरियंस शेयर करूं सर? प्लीज प्लीज प्लीज. सर 2010-11 में जब मैंने रियल एस्टेट शुरू किया था, तो प्लॉटिंग के काम से शुरू किया था कोलकाता में. और उस समय क्या था ना सर, 2 गट्टा 2.5 गट्टा के प्लॉट बहुत बिकते थे. और हमारी ही कंपनी का मैनेजर, छोटी कंपनी थी सर वो मार्केटिंग की, हमारी ही कंपनी का मैनेजर 2-3 प्रोजेक्ट और उठा लाया और हमारे को प्रमोट करने लगा कि भाई तू ये भी माल बेच, इसमें कमीशन अच्छा है. तो सर बहुत सारे लोग उसमें इन्वॉल्व होते चले गए, और जब उनकी ही कंपनी की टीम बड़ी हो गई दूसरी कंपनी की माल बेचने के लिए, तो कहीं ना कहीं से बॉसेस को खबर लग गई
और सर मैं वहां पर अच्छा परफॉर्मर था, पुलिस से कंप्लेन हुई, सब कुछ हुई, आया ऑफिस में लोग, सिर्फ मेरा बैक चेक नहीं हुआ, बाकी सारे एम्प्लॉय का बैक चेक हुआ, दूसरे के ब्रोशर्स निकले उसमें, और उसमें से जो 3 लीडर थे, उन 3 लीडर के ऊपर में केस भी चला सर। तो इनिशियली वो जेल गए थे, उसके बाद फिर वो निकल भी गए, उसके बाद वो अपने दूसरे लाइन पे चले गए हैं, वो इस रियल एस्टेट में प्रैक्टिस भी नहीं कर रहे। तो एक बार तो सर कुछ ना कुछ दाग लग ही सकता है अगर ईगो में लग जाए बात किसी के, तो ईगो पे लग जाए बात। नहीं, मेरा सवाल अभी मैं बहुत क्लियर नहीं हो पा रहा। सर मैं बोलूं सर, तो देने वाले तो लीगल में जा सकता है, गोदरेज की टीम, गोदरेज क्या कॉन्ट्रैक्ट साइन हुआ, गोदरेज से उसका क्या था, जो वहां मैनेजर था उसने जब जॉब करी थी तो उसका क्या साइनिंग था, कैसे था, वो हम नहीं जानते, उसका इंटरनल क्या एग्रीमेंट्स होता है। मैं आपको इसलिए बता रहा हूँ कि मेरे जब मैं काम करता था तो हमारा जो डेटा था वो हमारे एक बंदे के पास रहता था। उसने क्या कि वो सारे एसोसिएट्स वगैरह का डेटा उसके पास रहता था। अब वो जब डेटा उसके पास था, उसके बाद वो दूसरी जगह गया, उसने क्या किया, वहां से वो सारे एसोसिएट को बुलाया और वो वहां पर नौकरी करता था 50,000 रुपए की। पर जब वो दूसरे बिल्डर के पास गया तो दूसरे बिल्डर के पास जाके उसने सारा का सारा जो वहां के एसोसिएट्स का और उसका डेटा था वो बटौवे से उसके पास उसी पेन ड्राइव में था, और वो डेटा इतना ज्यादा था कि वो इतनी सेल करी हुई थी ना। उसके बाद ये भी था ये सेल किन किन ने करी हुई है। उस बंदे ने क्या किया कि उस वहां पर वो गया, सैलरी तो लेता ही था, सैलरी के साथ उसने बोला कि मेरी पर सेल पे मेरे को इतना कमीशन भी चाहिए। उस बंदे ने 3 महीने के अंदर में करीब 2.5-3 करोड़ रुपए कमीशन बनाए थे। 2 या 3 महीने बता रहा हूं मैं आपको, ज्यादा ही बनाए होंगे, 2.5-3 करोड़ से भी ज्यादा थे, क्योंकि जैसे लोग गए उसने वहां लोगों को इन्वाइट किया, काम करने वाले लोग थे, प्रोडक्ट ठीक था और उसने काम किया, ठीक ठाक काम किया। उसमें मैंने कभी लीगल एक्शन उसके ऊपर होते नहीं देखा। एक मुझे आइडिया नहीं है, इसलिए तो अगर हमें कोई देता है, मान के चलिए मुझे पता है कि ये डेटा मैं भी ना एक्चुअली इसमें जानना चाहूंगा, क्योंकि हो सकता है कि हमारे से जो पड़ोस वाला है, जो थोड़ा सा स्मार्ट बन के निकाल के काम को करने वाला है, और हम सोचते रह जाएं कि भाई कि ये, और अगर लीगल है, मतलब मेरे लिए लीगल है। जैसे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, आप में से किस किस को पता है कि शादी के बाद भी बाहर अफेयर चलाना लीगल है? किस किस को पता है बात? सर अभी तो हुआ है लीगल, ये पहले नहीं था। लड़कियों के लिए भी हुआ है। अच्छा, ये बहुत कम लोगों को पता था, लड़कों के लिए शुरुआत से ही था, लड़कियों पे ही कानून लगता था। तो ये डिस्क्रिमिनेशन था, वो डिस्क्रिमिनेशन हटाया गया है। पहले लड़कों पे था, पे लड़कियों पे भी हो गया कि लड़की शादीशुदा है तो वो बाहर किसी के साथ अफेयर नहीं कर सकती। ये पहले ये डिस्क्रिमिनेशन हटाए। मैं बात इसलिए पूछ रहा था कि जैसे फॉर एग्जांपल, लेकिन एथिकली कितना गलत है अगर हम लोग देखा जाए तो, पूरा घर परिवार, और मेरे ख्याल से मॉरली और आदमी कितना टूटेगा, बट दैट इज लीगल टर्म में जा रहे हैं हम लोग। मेरा सवाल ये है कि इसको या तो भी हम लोग क्लियर करें, अगर हमें लीगल का अभी क्लियर नहीं है तो क्या स्टैंड बाय पे लें इसको? क्योंकि ये भी तो गलत है ना कि मार्केट के अंदर लोग अगर ये प्रैक्टिस कर रहे हैं और वो बहुत अच्छे से कर रहे हैं और उनको कोई लीगल है, उसमें लीगैलिटी का कोई अगर उन्हें इशू है नहीं, तो मुझे नहीं लगता कि फिर हमें भी ऐसे कुछ ना कुछ ट्राई करने चाहिए चीजों को। सर मैं अपने पुराने ऑफिस का शेयर करूं एक बारी? हाँ प्लीज। ट्रैवल बैकग्राउंड से हूं, तो क्या हुआ, हमारी यूके बेस्ड कंपनी थी, तो काफी बड़ा ब्रांड था, तो वहां से मेरा एक कोलीग ने छोड़ा, वो अपने पूरे के पूरे क्लाइंट लिस्ट उठा के ले आया जितने उसने 3 साल में काम किया था। एंड व्हाट ही स्टार्टेड डूइंग इज कि उसने वहां पे अपनी नई कंपनी में उनको एक्सेस करना शुरू कर दिया। उनको ही स्टार्टेड कॉलिंग, ईमेलिंग एंड एवरीथिंग कि आपने हमसे पुरानी बुकिंग्स बनाई हुई थी, एंड वो मोटी बुकिंग्स होती थी। व्हेन आई से मोटी बुकिंग्स, मतलब 5-6 हज़ार US पाउंड की बुकिंग्स होती थी पर मंथ मिनिमम। तो कॉर्पोरेट सेक्शन काइंड ऑफ था। तो पुरानी कंपनी को पता चल गया कि गगन ने सो कॉल्ड ये सब करना शुरू कर दिया है। उन्होंने दिल्ली हाई कोर्ट में सीधा केस डाला एंड वो घसीटा गया, तबीयत से घसीटा गया। ओके। और वो इतना घसीटा गया, वो एंड ऑफ द डे उसको ये कहा गया कि भैया, और इस तरह के मेरे पास 3-4 केसेस हमारे कंपनीज में हुए हैं कि जब कंपनी के पास पावर होती है दे कैन रियली यूज इट अगेंस्ट यू इन अ प्रॉपर वे। और ये ज्यादा पुरानी बात नहीं है, 2-1 साल पहले की बात है ये। और मेजरली उनको बाद में एक को तो ये गगन को तो चलो कर आके उसने, गगन ने आउट ऑफ द कोर्ट जाके सेटलमेंट कर ली, माफी मांगी, रिटर्न में दिया,
बच गया, टुडे ही इज इन ऑस्ट्रेलिया, भाग गया वो। दूसरे ने शुरू किया, उसके साथ इतनी प्रॉब्लम हो गई कि उसको ये लिखना पड़ गया कि भैया आई विल नॉट वर्क इन द ट्रैवल इंडस्ट्री फॉर नेक्स्ट कमिंग 10 years, जबकि वो टेक्निकली उसके अगेंस्ट नहीं था वो। ओके तो यहाँ पे लॉ का मिसयूज हुआ, क्योंकि आप किसी को फोर्स नहीं कर सकते कि भैया, क्योंकि उसको आता ही ट्रैवल के काम था। सो दैट इज हाउ इट इज। ओके हम अभी भी उस पॉइंट पे नहीं पहुंचे। नहीं देखो, डेटा को बाहर बेचना तो इलीगल है, दैट श्योर। मतलब कि मैं ये बोल रहा हूँ कि डेटा उसने खुद के लिए यूज भी कर सर, अगर डेटा कंपनी ए में जनरेट हुआ है, कंपनी ए के रिसोर्सेज गए हैं, तो वो आप बाहर लेके ही नहीं जा सकते ऐसे एम्प्लॉय भी। नहीं एम्प्लॉय, यहाँ पे पता है डिफरेंस क्या आता है, वहां पे वो कस्टमर के ऑलरेडी ऑनबोर्डेड कस्टमर्स थे। हम जिस बात डेटा की बात कर रहे हैं ऑनबोर्डेड कस्टमर्स नहीं है, वो प्रोस्पेक्ट्स हैं, ठीक है ना। और वो भी आपके मेरे जैसे जनरल पार्टनर्स ने जनरेट किया है। सॉरी तन्मय जी, यू आर राइट। तो मे बी बिल्कुल आप सही बोल रहे हो, बट फिर भी अगर उस कंपनी से जनरेट हो चुकी है ना वो लीड, तो कंपनी क्लेम करती है कि दिस इज वेयर माय इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट को क्लेम करती है। इमेजिन कि मैं एक इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट बन गया हूं किसी का, मेरा डेटा। मैं अगर आज जाता हूँ गोदरेज में विजिट करने के लिए, मैं नहीं लेता, तो आई एम फ्री टू बाय एनी अदर प्रोजेक्ट। मैं गोदरेज का लूं, कोई और प्रोजेक्ट किसी और का लेता हूँ, उसके लिए किसी की अप्रोच करूंगा। सॉरी से दैट अगेन। अगर मैं आज गोदरेज का मैंने विजिट किया एक प्रोजेक्ट, ठीक है, मैंने वहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन करा दिया, एवरीथिंग इज डन, बट मैंने वो परचेस नहीं किया वहाँ पे प्लॉट या फ्लैट, हाउ आई एम लीगली फ्री, मैं कहीं भी जाके दूसरी प्रॉपर्टी पे परचेस कर सकता हूँ। उसके लिए मैं किसी और चैनल पार्टनर के पास जाऊंगा कराने के लिए। हाँ, अगर मैं गोदरेज का ऑनबोर्डेड कस्टमर जिसने ऑलरेडी बाय किया हुआ है, मैं उसको फोन कर रहा हूँ कि सर आप उसके थ्रू ना करके मेरे थ्रू करो, वो गलत है। हाँ तन्मय जी, तो फिर ये दो अलग सिनेरियो हो गए ना। मतलब आप एज अ कस्टमर कहीं पे भी खरीद सकते हो। ऑब्वियसली आपको आपने गोदरेज ही खरीदना है, बट यू केम थ्रू लेट्स से नीरज, है ना। आप चूज कर सकते हो कि बाद में किससे करना, और फिर एंड ऑफ द डे वो तो फिर गोदरेज के ऊपर होगा कि वो लीड किसको टैग करेगा। बाकी लोगों की राय चाहिए, क्योंकि बड़ा एक डिफरेंट मुद्दा है। तन्मय जी जैसे बोल रहे हैं, मैं दोनों से ही एग्री हूँ। तन्मय जी ऐसे कस्टमर आप जा ही सकते हैं, लेकिन गोदरेज का जो एम्प्लॉय है वो आपको लीड दूसरे को नहीं बेच सकते, नहीं दे सकते। वो एम्प्लॉय और गोदरेज की विषय बात है, हमारी विषय बात नहीं है। हम लोग ऐसे कस्टमर कहीं भी जा सकते हैं, हम लोगों का प्रॉब्लम नहीं है। मैं यही तो जानना चाह रहा हूँ। मेरा सवाल ही यही है कि गोदरेज का एम्प्लॉय तो नहीं दे सकता, ये तो फॉर श्योर है, उसके लिए तो इलीगल है। ये तो कंफर्म है कि भाई उसकी गोदरेज के साथ क्या टर्म है कि भाई साइड विजिट का डेटा तुम दे रहे नहीं दे रहे, उन्होंने क्या टर्म रखा है। हमारे लीगल लॉ सिस्टम में तो नहीं है, क्योंकि वो कंपनी टू एम्प्लॉय उन्होंने एग्रीमेंट कराया होगा उनके साथ में, हम ये मान के चल रहे हैं। लेकिन क्योंकि अगर वो डेटा उसके पास है और वो डेटा आपके पास देने आता है, वो कहता है देना तो मेरे को, लेना क्या लीगल में आता है, इलीगल में आएगा क्या? द क्वेश्चन इज दिस। वो दे रहा है, वो वहां से निकाल के लाया, वो इलीगल में होगा, उसकी क्या टर्म है क्योंकि हमें नहीं पता। लेकिन क्योंकि उसने मुझे वो डेटा दिया, क्योंकि डेटा तो दे रहा है। आशीष जी कह रहे हैं, आशीष जी माइक खोल के आप बात कर सकते हैं, आ सकते हैं बीच में मीटिंग में। आशीष जी कह रहे हैं कि ये इलीगल है। देखो अगर 1% भी इलीगल है तो अभी हम इसको थोड़ा साइड कर देते हैं, क्योंकि हम किसी भी, जब हम तक, देखो पता है क्या होता है, हमें पता नहीं चलता कि कोई लीगल टर्म में जब हम डालते हैं तो थोड़ा बहुत जब बिजनेस होता है वहां तक हमें समझ में आ जाता है, फिर पता चलता है ये स्केल होने लग जाता है। और जब स्केल हो रहा होता है तब भी हमें लगता है सब कुछ ठीक ही तो चल रहा है पिछले 5 सालों से। लेकिन जब ये बहुत बड़े लेवल पे एकदम से स्केल हो जाता है और बहुत ज्यादा हो जाता है, वहां जब बात अटक जाती है तब हमारे को इश्यूज आते हैं और हम सोचते हैं कि यार हमने पहले लेवल पे क्यों नहीं इसे चेक कर लिया। ये मास्टरमाइंड का रीजन ही हम लोग इसलिए कर रहे हैं इसमें। तो अभी इसको हम डालते हैं स्टैंड बाय पे। आप लोगों की ड्यूटी है, आप लोगों का बताओगे आप अगली बार में कि ये हम पता करेंगे कि अगर लेना या किसी भी लॉ से बात करेंगे कि अगर लेते हैं तो हमारे पास में क्या लीगल आता है। अगर हमारे पास में कोई लीगल नहीं आता तो ये एक बहुत अच्छा तरीका है, मैं ऑनेस्टली बात बोलूंगा। और जब तक इस पे कोई कानून नहीं बनता, जब तक इस पे कोई लॉ नहीं बनता, तो फिर हम यस सर बेचना अगर इलीगल है तो लेना भी इलीगल ही होगा सर। नहीं, इलीगल 2 टर्म है ना, हमारे भारत के कानून में इलीगल है तो इलीगल है, फिर तो खत्म ही करो। लेकिन वो भारत के कानून में तो है ही नहीं ऐसा कि भाई कि साइड विजिट का डेटा दे रहे हो, आप किसी कस्टमर का डेटा तो ले नहीं रहे।
आप मेरे पास में उसकी विजिट हुई, उसका जो विजिट वहां पर लोग आए थे, या तो आप उसके कस्टमर का डेटा ले रहे हो और कस्टमर का बाय कर रहे हो तो मैं मानू भी, वो कस्टमर तो उसका है ही नहीं, उसका तो कोई लेना देना ही नहीं उससे, वो तो उसके यहाँ विजिट किया, विजिटर का डेटा है, ऐसे समझो विजिटर डेटा। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन, मान लो कार लेने जाता हूं तो कार के जो विजिटर का डेटा मेरे पास आता है, किसी शोरूम के विजिटर का डेटा मेरे पास में आता है, तो उसपे क्या कानून है, क्योंकि हमारे कानून बड़े टेढ़े मेढ़े हैं। कस्टमर का तो समझ में आ गया मुझे, और वो कस्टमर कहाँ है उसका? सर जो विजिट किया है और नहीं लिया है, चांसेस है कि नेक्स्ट टाइम अगर गोदरेज दूसरा प्रोडक्ट लेके आएगा उनको रिटारगेट करेगा। नहीं, वो तो उसका वो तो उसका डेटा वो तो करेगा ही करेगा। मेरा सवाल ये कि वो डेटा विजिटर का डेटा है, कस्टमर का डेटा, कस्टमर का तो हम नहीं ले सकते, कंफर्म है, फॉर श्योर, उसे हटा देते हैं। विजिटर का डेटा के लिए हमारे पास, हमारे इंडिया में बायलॉज क्या है, पहले बात तो ये क्वेश्चन खड़ा हो जाता है। दूसरा सवाल ये आ जाता है कि अगर हमारे पास में कोई लॉ नहीं है, हमारे पास में लॉ नहीं है, तो जो लीगल एक्शन होगा वो उसकी टीम पे और उस पे होगा, हमारा क्या लेना देना उस पे? भाई वो अपनी किस कैपेसिटी में, उसका मालिक ही निकलवा रहा हो, फिर क्या करेंगे आप? भाई हमारे गाइस, किसी का ये प्लीज ये बैकग्राउंड का शोर है, उसे ठीक कर लो। नीरज जी। जी सर। थोड़ा ये साउंड कहाँ से आ रहा है? ओके, माइक ऑन ही रखिए थोड़ा सा, है ना। नेक्स्ट टाइम के लिए मैं पहले बता दूंगा कि इस दिन मास्टरमाइंड होगा, तो सब प्लीज कुर्सी पे बैठिएगा अपना, बिल्कुल जैसे मतलब, ताकि बात कर सके, क्योंकि यहाँ पर माइक वाइक ऐसा ऑप्शंस नहीं होते हैं, तो हम हाथ रेस करके ही बात करेंगे इस टाइप से। ओके, सो इसको अभी हम इस मुद्दे को यहाँ पर सेकेंडरी रखते हैं, ये हम लोग बात करेंगे, सभी लोग इस पे पता करना कि इस पे कोई भी लॉयर से किसी से बात करना है, इस पे हमारा क्या कानून क्या कहता है, और अगर नहीं कहता तो फिर हम नेक्स्ट टाइम देखेंगे कि कैसे इसमें अंदर जाया जा सकता है, कैसे इसमें सेंध लगाई जा सकती है, और अगर इसके अंदर में कानून होगा तो फिर हम इसमें हाथ नहीं डालेंगे, इलीगल में हम किसी में नहीं जाएंगे, क्योंकि हमें बहुत बड़ा स्केल करना है बिजनेस को, और हम किसी भी तरीके का 5% भी इलीगल होगा तो हम उसमें नहीं जा पाएंगे। ठीक है, सो यस सौरभ, तो पहला सोर्स आपने बताया था इस तरीके से, तो इस पे हम लोग जो सौरभ जी ने बताया जैसे 99 से या उनसे, क्या इन्होंने मतलब कि 99 वाले एम्प्लॉइज से ही इन्होंने डेटा ले लिया? वो उन्होंने किसी से लिया होगा, 99 से थोड़ी लिया होगा। नहीं 99 से नहीं, जो भी वहां वर्किंग करता है किसी से, उनसे सेटिंग करके लिया है क्या? देखो, उसने किसी से सेटिंग करी हो, कैसे है सौरभ जी बताएंगे वो तो, कि भैया कैसे है। सर ये रिकॉर्डिंग हो रहा है क्या सर? एक सेकंड रुक जाओ, है ना, मतलब एक ऐसा नहीं है ना उसने किसी को दिया, उसने किसी को दिया, ऐसा नहीं था। ठीक है, चलो एनीवेज हम लोग समझ गए इस बात को। ओके, नाउ तो एक सोर्स हमारे पास ये आता है। अब आते हैं हम लोग सेकंड सोर्स पे। सेकंड वाला जो सोर्स है, कौन सा लीड जनरेशन के लिए हम सोर्स है बेहतर रहेगा। अब इस पे दोबारा से बात करते गाइस, कौन इस पे बात करना चाहेगा? यस तन्मय। तो मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस रहा है कि गूगल एड से बहुत बढ़िया लीड आ रही है। ठीक है, जो भी प्रोजेक्ट किए हैं गूगल एड के थ्रू, उसमें मेरा कन्वर्जन काफी अच्छा रहा है। गूगल एड में मेरा भी मानना ये है कि गूगल एड का कन्वर्जन बहुत अच्छा होता है, बट गूगल एड में दो चीजें हैं। तो कौन सा एड चला रहे हैं आप? ऑनेस्टली स्पीकिंग मुझे नहीं पता। सर्च एड? हाँ सर्च एड है, यस, जो खुद सर्च करके उसे चलाते हैं वो है। सर्च एड होगा आपका। ओके, तो क्या बजट लगाया हमने? मेरा सर ये प्लॉट्स का WPA चल रहा है, तो उसमें मेरी लीड आती है 150 रुपए के आसपास की, मेरा दिन का बजट है 1000 रुपए का। ओके, अच्छा, तो 150 की आपके प्लॉट्स के लिए, ये तो बहुत अच्छी लीड आ रही है नंबर, क्योंकि गूगल एड थोड़ा कॉस्टली होता है। ओके, तो क्या हमारा कन्वर्जन रेट क्या रहा है इसके अंदर में, ROI क्या है हमारी? सर मैं 2 महीने चल रही है गूगल एड, और उन 2 महीने में मैं टोटल मिला के कुछ 9 प्लॉट्स बेच चुका हूँ, और एक प्लॉट पे नाना करते करते लाख रुपए बच गए। ओके, और हमारा अगर मैं 1000 रुपए पर डे लूं तो 60,000 रुपए लगे हमारे। 60,000 में 9 लाख रुपए आए हमारे को। 60,000 रुपए ये हो गए, 10,000 रुपए मैं उस वेंडर को दे रहा हूँ जो पूरा मैनेज कर रहा है। ठीक है, 80,000 रुपए वो हो गए, एंड लैंडिंग पेज बनाने का उसने 5,000 रुपए लिए थे पहले। 85,000 मोटा लाख के अंदर तक है। नहीं, एक तो फिक्स तो हटा ही देते ना, वेरिएबल तो 60 ही है। हाँ, वेरिएबल तो 60 है। तो गूगल एड्स हमारा, और ये मेरा भी अपना मानना है गाइस, कि अगर आप लोग काम कर रहे हैं तो थोड़ा सा मेहनत करें गूगल एड्स पे, गूगल एड पे अपने आप की प्रेजेंस बनाएं। जो सर्च करने वाले लोग होते हैं ना, जो सर्च करते हैं, वो एक बहुत अच्छी माइंडसेट होता है, मतलब सर्च वही कर रहा है जिसको चाहिए इमोशनली। ओके, और कोई बताना चाहेगा इसकी में? और कोई सेल जैसे आती है आपके पास में, सेल करने के लिए आप बोलेंगे कि यस?
लीड जनरेशन का? सर मेरा प्लीज पेपर पेन जरूर लीजिएगा, क्योंकि हम लास्ट में आते एक बहुत अच्छे कंक्लूजन्स पे पहुंच जाएंगे। हर चीज को लिखना और बाद में खुद से इवैल्यूएट करना सारी चीजों को कि कौन सी बात क्या हुई थी, उसमें हम कहाँ जा सकते हैं। ठीक है सर, जी? मेरा फेसबुक का रहता है सर, मैं फेसबुक ऐड चलाता हूँ। ओके। और फेसबुक में मेरी कन्वर्जन आती है सर। फेसबुक क्या आरओआई, मतलब कितना पैसा क्या, थोड़ा हम डिस्कस करते हैं उसके ऊपर में। सर मेरी जो लीड कॉस्ट पड़ती है वो 70 से 80 रुपए पड़ रही है। टिकट साइज? टिकट साइज है 50 लाख से लेकर के सर 90 लाख तक, मतलब 1 करोड़ तक का टिकट साइज है वो। और हमारा 70 आता है। बजट क्या लगाया हुआ है हमने? सर 500 रुपीज पर डे का है। 500 रुपए। और कितना हम उसमें से क्लोजर कर चुके हैं? सर मेरी पर मंथ वहां से 3 से 4 क्लोजिंग होती है। 3 से 4 क्लोजिंग होती है? हाँ। तो एक सवाल तो मेरा ही आ गया, तो बजट क्यों नहीं बढ़ाया हमने अभी तक? सर बजट इसलिए नहीं बढ़ाया क्योंकि सर फेसबुक चल रहा है मेरा, फिर मैजिक ब्रिक्स है, 99 है, तो डिफरेंट जगह पे मैं सर ये कर रखा हूँ। मेरी सबसे मैजिक ज्यादा ब्रिक्स आपकी से फेसबुक से आ रही हैं? फेसबुक से आ रही है। देखो, मेरे ख्याल से पैसे अच्छे नहीं लगते। बिल्कुल लगता है ना सर। तो फिर बढ़ा लो। अब ये मैं ये टीचर वाला माइंड आ गया बीच में, मास्टरमाइंड के बीच में ना, तो टीचर वाला कीड़ा काट गया मुझे। ठीक है जी? मेरे हिसाब से आपको अपना बजट बढ़ा लेना चाहिए। अगर आपकी हमारी क्लोजर में फेसबुक, देखो एक चीज सभी लोगों को मैं बता रहा हूँ, आपका ना इसको थोड़ा ना अध्यात्म या स्पिरिचुअल या यूनिवर्स में जो मर्जी ले लो, हर चीज हर का ना कहते हैं ना वक्त चल रहा है, मेरा वक्त चल रहा है। आप में से कौन कौन है जो ये पहचान पाता है कि आपका वक्त चल रहा है? सर फील होता है। फील होता है? बिल्कुल। अभी पता चलता है मेरा वक्त नहीं चल रहा है। ठीक है ना? तो आपको ना जब जैसे ही पता चले वक्त चल रहा है, मैं हमेशा इसको कहता हूं कि अब गॉड काम कर रहा है, तुम नहीं कर रहे। देखो ये मेरी फिलॉसफी है, ये मेरा मानना है, इसको किसी किताब, किसी कहानी या किसी ट्रेनिंग से जोड़ना नहीं। ये मेरा अपनी कहते ना अपने बिलीव्स है। बहुत मेहनत करी, बहुत काम किया, ब्रोशर लेके गाड़ियों के पीछे भी भागा हूं, सीएनजी स्टेशन पे भी ब्रोशर पकड़ा है, सब काम किए उल्टे जो भी हम आप सोच सकते हैं। और उस वक्त में लगता था कि मैं मेहनत बहुत कर रहा हूँ कि भाई बहुत कुछ आया नहीं, लेकिन कई बार क्या हुआ, कुछ किया नहीं, बैठे बैठे इतने पैसे कमाए। तो मैंने ये बात नोट करी हुई है कि अगर मैं इसको पूरा कंपाइल करूं तो सिस्टम कैसे चलता है, ये मेरे लिए है। और मैं मानता हूं जो मेरे लिए तो बहुतों के लिए भी होगा। मैंने पूरे सिस्टम को इस पैटर्न में देखा है। पहले हम मेहनत करते हैं, एक जैसे मान के लो कोई सुप्रीम पावर टाइप में कोई है, मतलब कोई एनर्जी है, कोई पावर है ऐसे करके, और वो कहती है कि भाई पहले तू टूट ले, मतलब ब्रेक डाउन पॉइंट आ जाए तेरा। और उस ब्रेक डाउन पे भी तू कैसे रिएक्ट करता है, एक ब्रेक डाउन पे तुम्हारा रिएक्शन क्या रहेगा कि भाई जैसे तुम्हारा एक ब्रेक डाउन आएगा उसमें तुम्हारा क्या रिएक्शन रहेगा। देन वो ब्रेक डाउन पे आपका रिएक्शन होता है, वो रिएक्शन देखता है कि इस टाइम पे भी तुम्हारा क्या रिएक्शन है। तो देन सडनली क्या होता है कि वो कहता है नहीं ठीक है, फिर वो कहता है अब तुमने कर लिया, नाउ मेरी बारी आती है। देन वो चीजें वापस आती है। अब इसको आप सीक्रेट का नियम कह लो, एक्शन रिएक्शन का नियम कह लो, जो मर्जी कह लो, ये हमने इस तरीके से देखा है। तो आप सब लोगों को मैं कह रहा हूं कि जैसे ही आपको पता चले आपका वक्त चल गया, वक्त में पता चले भाई ये हो क्या रहा है, आपको पता चलेगा कि कोई एक्स्ट्रा आरओआई आती है, एक्स्ट्रा चीज आ रही है, वो पीरियड होता है जब आप अपने 5 या 10 साल के लिए काम निपटा लो, अपने पैसे कमा के साइड कर लो। ठीक है ना? और उस टाइम पे दो चीज बहुत काम आती है। पहला आता है आपका फंड मैनेजमेंट। पहला फंड मैनेजमेंट कि आपका पहले से फंड मैनेजमेंट पहले होना चाहिए कि आपके पास में 1 करोड़ आए, 10 यहाँ गए, 5 यहाँ गए, यहाँ गए, यहाँ गए, आप उसको संभाल लो कि आपका फंड का मैनेजमेंट बहुत अच्छा होना चाहिए, क्योंकि वो देने के लिए आपके पास आया हुआ था। दूसरा उसमें हमारे पास में ये होता है कि इस वाली ये जो हमारी सिचुएशन होती है, इस सिचुएशन पे मैक्सिमम लोग नई चीजें लर्न करना बंद कर देते हैं, तो लर्निंग पे पैसा डालना बंद कर देते हैं। तो होता है क्योंकि सब सही ही चल रहा होता है, तो हमें लगता है जो चल रहा है उसे देख लेते हैं, नई चीजों को लर्न, हम नया जो लर्न कर रहे हैं, इसलिए कहते हैं लर्न करने का अपने एक टाइम डाल लो, लर्न करने का अपने एक स्लॉट डाल लो। जैसे आप लोग बैठे हैं अभी यहाँ पे, ये अच्छी बात है, ये लर्न का हमारा टाइम होता है, ये हमें कभी नहीं छोड़ना चाहिए। तो मैंने जैसे अगर मैंने आपसे बात करी हनी और मैंने पीछे देखा भी, तो ये मेरे हिसाब से आपका वक्त चल रहा है। सर लेकिन मेरे को एक कंफ्यूजन अभी हो रही है, जैसे मैं प्लानिंग कर रहा हूँ सर फेसबुक बढ़ाने के लिए, तो मेरे माइंड पे क्या चल रहा है कि फेसबुक में मैं अभी एक प्रोजेक्ट पे फोकस कर रहा था, अब सिमिलरली मैं दूसरे प्रोजेक्ट का भी ऐड रन करूं ताकि मेरी रीच बढ़े प्रोजेक्ट्स में या बिल्डर्स में, तो ये सही है या उसी प्रोजेक्ट पे इन्वेस्टमेंट बढ़ाऊं? चलते दौड़ते घोड़े में चाबुक नहीं देते।
ओके। ये दौड़ता घोड़ा है, इसको दौड़ने दो, इसमें चाबुक क्यों दे रहे हो दूसरा प्रोजेक्ट लेके? अच्छा। अब तन्मय ने 9 प्लॉट बेचे हुए हैं, उनका घोड़ा दौड़ता हुआ घोड़ा है, मैं सीधा बोलूंगा इसके अंदर में। हमें लग रहा होगा कि हम और बहुत कुछ कर सकते हैं, लेकिन बाद में चांसेस ये है कि आप इसी को अगर पुश करोगे ना ज्यादा, तो यहां से ज्यादा रिजल्ट आएगा, क्योंकि इसमें आपकी मास्टरी हो जाती है यार। मतलब आपको क्या लग रहा है कि सेल्स आपको इसलिए आ रही है कि प्रोजेक्ट अच्छा है? इस प्रोजेक्ट में देखो ना, कईयों की कितनी विजिट के बाद सेल नहीं है। सही बात है। मिलना कईयों से, सभी को कह रहा हूं मैं। तो आप ये देखोगे कि कहीं ना कहीं आपकी इंटरनली कोई ऐसा एक ऐसा ग्रिप बनाए, जिसको कहते हैं, ऐसा कोई ट्रिक लगा हुआ है आपके हाथ में ना, कि कोई ऐसी चीज बोलते हो और आपको भी नहीं पता होगी कि कोई चीज आप ऐसे बोल रही हो या कह रही हो कर रहे हो जिससे वो सेल कन्वर्ट हो रही है। वो दूसरे में बनेगा, लगेगा, कब लगेगा हमें क्या पता इस बारे में। या तो टीम बनाओ, उसके अंदर में नई टीम हायर करो और उसको दे दो, वो मैं एग्री करूंगा। ओके, ठीक है ना। सो लीड जनरेशन के लिए दूसरा था फेसबुक का। तो आपकी आरओआई कितनी है हनी? मतलब हमने कितना इन्वेस्ट किया, हमारी कितनी सेल हुई है फेसबुक, टिपिकली फेसबुक से? सर मेरा पर मंथ का 15,000 का एड का खर्चा है और 10,000 रुपीज फीस लगती है उसकी, जो करता है एड 25,000 उस पर लगता है। ठीक है। और जो मेरी टिकट साइज है वो 50 to 70 के बीच में रहती है सर। 60 लाख रुपए टिकट साइज सर एवरेज में बेच रहा हूँ 4। अच्छा। तो मोटा मोटी सर 4.5-5 के आसपास का आरओई हो जाता है। मतलब हमारा टोटल 30,000 का इन्वेस्टमेंट हो जाता है, 30,000 में हमारा 4 लाख का आरओआई हो जाता है। हाँ सर। मतलब 9 गुने का। हाँ ठीक जा रहे हैं हम लोग, ठीक है। सर मेरा एक और सर बोलना होगा सर मेरा। मैंने जब प्रोजेक्ट का कोई भी प्रोजेक्ट ऐसे आता है, नया लॉन्च होता है, तो मैं व्हाट्सएप स्टेटस पे लगाता हूँ और वहां से भी मेरे पास में रिस्पॉन्सेज आती है सर। अभी तक रिजल्ट कन्वर्ट नहीं हुआ है, लेकिन उस कॉन्टैक्ट से मेरे पास में ये आ जाता है कि लोग देख रहे हैं, उनकी जरूरत है फ्लैट, वो कहीं ना कहीं देख रहे हैं। और अभी मेरी एक डील चल रही है सर जो हाई वैल्यू टिकट साइज की है, वो व्हाट्सएप स्टेटस से ही चल रही है। अच्छा, तो ओके। अगर क्लोज होगी तो काफी अच्छी डील होगी सर वो। तो एक और चीज हमारे सामने नहीं आती कि हम अपना व्हाट्सएप स्टेटस भी हनी के हिसाब से चेंज कर लेना चाहिए हमारे को। जी तन्मय। तो मैं हरी भाई से पूछना चाहूंगा कि कैसे वो काम कर रहे हैं फेसबुक के ऊपर, क्योंकि मेरा खुद का पर्सनल एक्सपीरियंस बहुत अच्छा नहीं रहा है। मैंने आज तक सिर्फ 2 सेल करी है फेसबुक से, खर्चा काफी हुआ है बट रिटर्न उतना नहीं आया। तो हनी भाई आपने ऐसा क्या किया जो इतना बेटर हुआ, रिजल्ट आ रहे हैं? मैं बताऊं, आप दोनों अपनी एजेंसी के नंबर एक्सचेंज कर लो। मैंने फेसबुक को खुद ही रन किया था। अच्छा। वो सारे मैंने खुद रन किए हैं फेसबुक। नहीं तन्मय भाई, मैं फेसबुक पहले खुद ही रन करता था, लेकिन क्या था कि मेरा कभी 5,000 कभी 7,000 मैं लगा रहा था और वो रिटर्न या लीड भी नहीं आ रही थी मेरे को। फिर एजेंसी हायर किया कि भाई जो इस चीज में एक्सपर्ट है, मेरी एक्सपर्टीज सेल्स की है, तो मैं उस पर लगाऊं, ज्यादा सही रहेगा। तो मैंने उसको आउटसोर्स करना शुरू किया। तो वहां से फिर क्या है कि वो सारा चीज देखता है, क्या एल्गोरिदम है, कैसा टारगेटिंग है, सब कुछ वही देखते हैं। और फेसबुक पे मैं हाँ जी सर। मेरे को लग रहा है ये तुम्हारी आप लोगों की बातों से मुझे रियलाइज हुआ, मे बी ये रीजन हो सकता है कि वो कई बिल्डर के लिए करता होगा, तो उसके पास वो रीमार्केटिंग जो आप कहते हैं ना, जो ऑलरेडी साइड विजिट हो गई हैं, उनसे कन्वर्जन ज्यादा आता है। तो मे बी उसने उन डेटा को रीमार्केट करता हो जब भी वो लीड, क्योंकि हमारे फेसबुक में एक सिस्टम होता है कि जिसने भी आज तक मेरे को लीड दी है, मेरे पास आज लीड, तो मैं उस पर दोबारा ऐड चला सकता हूँ। अब मेरे पास ही अगर मैं ऐड बना रहा हूं और उसने अगर ये काम किया होगा, तो उसके पास 10 लाख 20 लाख ऐसे होंगे जिन्होंने कभी लीड ली होगी रियल एस्टेट में। तो आज वो क्या करता होगा कि 10 लाख पे ही लगाता होगा। मे बी दिस इज माई ओपिनियन। सर मैं क्या करता हूँ सर, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, है ना। सर मैं डिजिटल वाले को बिल्डर से बात कराता हूँ कि जो प्रोजेक्ट जिस एरिया में है और उनका लास्ट 3-4 महीने में उन्होंने क्या डिजिटली प्रेजेंस दिया, क्या टारगेटिंग करा है और क्या रिस्पॉन्स रहा है, या बाकी सीपीज भी कैसे काम करे, तो उनको एक बार कॉन कॉल में ले लेता हूँ, मेरी एजेंसीज को और बिल्डर वाले बंदे को। तो वो सारा चीज उनको ब्रीफ करते हैं, उसके आइडिया लगा करके वो फिर टारगेटिंग करता है सर। चलो जी, आज एक बहुत बढ़िया पॉइंट मिला कि हम अगर जो डिजिटल वाले हैं, पहले उनसे बात करते कि बिल्डर ने अपने क्या क्या काम कर रखे हैं, क्योंकि वो कुछ नहीं कर रहा। मैं समझ गया कि जब वो डिजिटल मार्केटिंग वाला काम करता होगा, तो वो ये पता कर रहा है कि वो किस पे, कहाँ, कौन से पार्टनर, कब, कौन सी स्टेट से, सिटी से लोग आए, तो वहां से वो उसको सीधा सीधा रीटारगेटिंग कर रहा है। इट्स नॉट अ मार्केटिंग, बेसिकली रीमार्केटिंग से आपका काम हो रहा है, क्योंकि उसके पास में पहले से बहुत ज्यादा डेटाबेस अपना पड़ा हुआ है। उस डेटा, जैसे इन्वेस्टर्स क्लिनिक है, वो क्या करता है कि वो इतने बड़े बड़े प्रोजेक्ट आता है और इतनी मार्केटिंग करता भी नहीं है,
और पता चलता है प्रोजेक्ट आया 600-700 यूनिट बेच दी, क्योंकि उसके पास में अपना ही डेटा करोड़ लोगों का है, जो कि कभी लोग अपने उसके लिए विजिट, वो पहले एडवर्टाइजमेंट कर चुका। तो जब उसके साथ बैठते हैं, कहते हैं भाई मेरे पास अपना ही डेटा इतना है कि जब भी कोई नया प्रोजेक्ट आता है उसी डेटा पे कॉल करवा दे, तो हर बार 500-700 यूनिट बिक जाती है, और पिछले 10 साल से बेचे जा रहा है वो। ठीक है जी, उसी डेटा में से, क्योंकि पहले वो ऐड इतना करता था, मैं आपको बता नहीं सकता कि पर डे बता रहा हूं मैं, पर डे 3.5 करोड़ SMS पर डे शूट करता था इन्वेस्टर्स क्लिनिक। 3.5 करोड़ SMS दिल्ली NCR में, पूरे इंडिया में भी नहीं, ये भी क्यों बोलोगे दिल्ली, और टोटल दिल्ली NCR की पॉपुलेशन ही 19 है। मगर मैं अपने पॉपुलेशन ही बताऊं तो टोटल मेरठ तक की पॉपुलेशन नहीं है। तो वो क्या, उसने क्या किया था, वो मुझे आज भी याद है, मुझे वो दिन भी याद है जब उसने एयरटेल की और एयरटेल, आइडिया और जितने भी सर्विस प्रोवाइडर थे ना, उनकी सीरीज पे वो SMS करवाता था। ये भी नहीं करता था कि वो नंबरों पे करवा रहा है। वो क्या करता था, एक्सेल में क्या करता था, जैसे 9811 था तो 11 के आगे अपने आप नंबर बढ़ा देता था, और जितने 11 से जितने नंबर थे वो सारे नंबर आ जाते थे उसके अंदर में। तो वो क्या करता था कि, और वो ये नंबर आपको बड़े इजीली मिल जाते थे, अगर आप किसी एयरटेल से बोलो कि कौन सी सीरीज में कौन सा चल रहा है, वो सीरीज दे देता था। और उसमें क्या होता था, वो नंबर पहले निकालते थे, जो इनवैलिड नंबर थे उसके पैसे कटते नहीं थे। तो वो क्या करता था कि इमीडिएटली डालता था, 3.5, 4 करोड़ डिलीवरी थी SMS की, क्योंकि DND लॉज नहीं थे, और वो 3.5 पर डे, और उसने लगातार ये 4 साल तक किया है। मतलब 2005 से लेके उसने काम किया, 2005 से लेकर 2010 तक और 11 तक वो ये काम करता रहा। अक्टूबर 2010 तक जब पहली बार इसका नियम आया था, उस तब तक वो ये काम करता रहा था। अब ये अंदाजा लगा लो कि उसने उस टाइम पे कितना डेटा जमा कर लिया, वो आज तक उस डेटा का खा रहा है। तो मे बी माय ओपिनियन है, ये मेरा ओपिनियन है कि वो भी रीमार्केटिंग करके उस डेटा को कराए। एक अच्छा आइडिया है ये मेरे लिए भी थोड़ा आज नया था इसके अंदर में। ये सर में बात कर रहे थे सर। और एक एक्चुअली अभी हनी भाई ने बोला कि उनका जो पर लीड कॉस्ट है वो 70 to 80 रुपीज आता है। अभी मैं भी ऐड करता हूँ, मेरा कम से कम 250 से लेके 500 के रेंज में लीड कॉस्ट जा रहा है। उसके वजह से यानी इतना कम आने का क्या रीजन है हनी भाई? मेरा टिकट साइज छोटा है शायद। आप मेरा 50 लाख से 1 करोड़ तक में ही मैं फेसबुक चलाता हूँ। हाँ, एक मिनट, सॉरी, टिकट साइज से इतना फर्क नहीं पड़ता। अगर आप फेसबुक के थ्रू या किसी भी प्लेटफॉर्म के थ्रू ऐड रन करो, टिकट साइज का इतना मेजर फर्क नहीं पड़ेगा, इतना कॉस्ट में डिफरेंस नहीं आएगा। अब जैसे अमित सर ने बहुत सही बात बोली है कि हो सकता है जिस एजेंसी से आप ले रहे हो वो बेसिकली आपको रीटारगेटिंग वाले ही उठा के दे रहे हैं, इट्स रीमार्केटिंग। उसके पास पहले से डेटा पड़ा हुआ है, उसने आपके प्रोजेक्ट की ऐड रन कर दी, दैट्स इट। वहां पे ऐड सस्ती होती है, कॉस्ट आपको सस्ती आती है। इट कुड बी वन पॉसिबिलिटी। बट एवरेज लीड का कॉस्ट क्या है, यानी होना चाहिए फॉर रियल एस्टेट पॉइंट ऑफ व्यू, जहां पे टिकट साइज 50 लाख के लेके 1 CR के रेंज में रहेगा? 70 से 100 रुपए के बीच में होना चाहिए। ओके, 70 से 100 कई बार थोड़ा बढ़ भी सकता है, डिपेंडिंग आप किस तरह की टारगेट को ऑडियंस, मतलब ऑडियंस को टारगेट कर रहे हो। हमारी गड़बड़ हो गई ना एवरेज जो, क्योंकि मार्केट में जो ऑडियंस, देखो ROI आप कैसे निकालोगे? 70 से 100 रुपए के बीच में आपका 50 लाख का अगर प्रोजेक्ट है, तो मैंने क्योंकि किया हुआ है इसलिए मुझे पता है, मैंने बहुत ज्यादा ऐड किया हुआ है, तो मुझे पता है कि ये एवरेज आ जाता है हमारा। और आपका कोई बिल्डर अगर रिनोन्ड है, बिल्डर बिल्कुल रिनोन्ड नहीं है, बिल्डर बिल्कुल ही पुराना है, तो भी मेरा 116 रुपए आया है, 116। इससे ऊपर जाता है तो फिर वो अलार्म बजने लग जाता है। अगर बहुत कोई एक ही प्रोजेक्ट में काम कर रहा है तो लीड कॉस्ट बढ़ सकता है थोड़ा सर। क्या चीज? मतलब एक ही प्रोजेक्ट में, प्रोजेक्ट का नाम लेकर अगर मान लीजिए 10-12 ऐड चल रहा है तो लीड कॉस्ट बढ़ जाएगा, क्योंकि टारगेट लोकेशन एक ही रख देता सब कोई। मैं जैसे ऑडियंस बहुत नैरो कर देता हूँ, मेरा लीड कॉस्ट ज्यादा आता है, लेकिन आज तक कोई कस्टमर आके ऐसे नहीं बोलते कि मुझे पसंद है, ऐसे नहीं, वैसे कुछ नहीं। आते हैं, कन्विंस कराता हूँ, जैसे मैंने 5 सेल अभी मिनिमम आसानी से हो रहा है। अभी मैं भी प्लॉट कर रहा हूँ, मैं भी प्लॉट का बेच रहा हूँ, तो इसमें मुझे कोई दिक्कत नहीं हो रही है, लेकिन मेरा लीड कॉस्ट थोड़ा हाई। लीड कॉस्ट कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा? क्योंकि मेरा तो मैं ऑडियंस बहुत ही ज्यादा नैरो कर चुका हूँ। मेरा मिनिमम 250 रुपया मिनिमम है, और मैक्सिमम देखेंगे तो 600-700 तक भी जाता है लीड। इसमें मेरा इनिशियली सागर जी इनिशियली जाता होगा, लेकिन रेगुलर मतलब 3-4 दिन बाद या हफ्ता भर के बाद में मेरा लीड कॉस्ट जो है 100 के नीचे ही आ जाता है। 70, 80, 85 यही रहता है मेरा हमेशा। मेरा मे बी वेंडर फिर अच्छा काम नहीं कर रहा। आपका ये कॉस्ट फेसबुक पे आ रहा है वाला? हाँ, फेसबुक पे आ रहा है। सागर पुणे से है ना आप तो? हाँ जी। ओके, तो चेंज करके देखो, मे बी उसको बोलो कि अगर तुम्हारे पास पुराना जो अगर आपने विजिट कराया उसका रिमार्केटिंग पे डेटा पे, वो रिमार्केटिंग पे ही लगाएगा बेसिकली, डेटा तो लगाएगा।
फ्रेश ऑडियंस पे भी लगाएगा, क्योंकि उसमें 2 सेगमेंट होते हैं हमारे पास ऑडियंस बनाने के। एक फ्रेश होता है, नीचे होता है कि हमारी एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे भी ऐड जाए। और जहां तक मेरा अनुमान है, डिजिटल एजेंसी वाले 100% अपनी एग्जिस्टिंग ऑडियंस पे भी, सभी के लिए एक ही ऑडियंस पे ऐड चलाते होंगे फॉर श्योर। मुझे पता है वो क्यों ऐसा करेगा, कि मतलब कि तुम्हारे लिए चला रहा हो, दूसरे के लिए नहीं चलाएगा वो। तो सागर जी, ये भी आपका एक रीजन हो सकता है कि हो सकता है आपके वेंडर के पास में बहुत ज्यादा क्लाइंट हो पुणे के, तो वो अपने ही डेटाबेस पे कई सारे ऐड चला रहा हो। और जो इनका है, हनी जी का है, उनके पास में क्या हो कि कोलकाता का डेटा उसके पास ज्यादा हो, लेकिन वो जो ऐड चलाने वाले लोग हो, या दोनों का रेशियो बदल सकता है, कि आपके वाले पे इतना उसका डेटा है जिसमें वो ऐड चलाता है, और उस पे वो इतने ऐड चला रहा है। और हनी जी का ये हो सकता है कि हनी जी का जो ऐड चल रहा है, वो चल रहा है, मान के जो उसके पास भले डेटा इतना हो, लेकिन लेने वाले लोगों का ऐड इतना हो, क्योंकि वो टारगेट में हर किसी में, आपके वाले में भी टारगेट वो, और दूसरे वाले के में भी सेव ही लगा रहा होगा। ऑडियंस वो इतनी मेहनत क्यों करेगा, जब उसकी एक ऑडियंस वर्क कर चुकी है, तो बार बार यही कोशिश करेगा कि वो ऑडियंस को वो हर बार दे, और नई नई ऑडियंस को छोटा मोटा ट्राई करता रहे। मे बी ये भी रीजन हो सकता है कि आप अपने आप को एक बार वेंडर चेंज करके देख सकते हैं। वेंडर से कोई ऐसा वेंडर ले सकते हैं कि जिसके पास में कम एडवर्टाइजमेंट चल रहे हो उस पर्टिकुलर ऑडियंस पे, जो उसने पहले लीड जनरेट करी हुई है। ओके ओके। एंड सर, मुझे अच्छा रिस्पॉन्स आया है ना, मेरा यूट्यूब चैनल थ्रू बहुत बढ़िया रिस्पॉन्स आया है, यानी कंपेयर टू फेसबुक। गूगल एड्स तो मेरा फ्लॉप ही है, मैंने 10-20 हजार रुपए डाला, लेकिन गूगल एड्स थ्रू मुझे वो फेक लीड ही आ रहे थे। अच्छा। बट हाँ, जैसे यूट्यूब चैनल का मेरा रेशियो है, क्लाइंट का विजिट रेशियो भी अच्छा है और कन्वर्जन भी अच्छा है। वो तो मेरे वो बेस्ट सही। तो गाइस, अभी हमारे पास तीसरा इनपुट आया है यूट्यूब चैनल से। आप में से किस किसका है ही नहीं, हैंड रेज करना जिसका है, जिसका बढ़िया है और चला, जो अपडेट कर रहे हैं, और जिसका नहीं, जो नहीं कर रहा है यूट्यूब से बिल्कुल भी। वेरी गुड। फ्री सर में यूट्यूब से मेरे पास भी लीड आई है सर, बंगलो प्रोजेक्ट्स के लिए। हाँ, लेकिन आप इतने एक्टिव नहीं है ना। नहीं सर, बहुत एक्टिव नहीं हूँ, मैंने एक ही प्रोजेक्ट का डाला था। कोशिश करता हूँ सर दोबारा बनाने की, अच्छे से बनता है फिर उसके देखो, बाद अगर सागर बोल रहे हैं कि उनको मेरे, क्योंकि वाकई यूट्यूब से आता है यार। मैंने नहीं करी, क्योंकि मेरे को मतलब एक ही प्रोजेक्ट किया था, वो विला वाला था, वो 4 सेल आई थी उसके अंदर में, और मेरी यूट्यूब से 1200 मेरे पास व्यू था, और बड़ा ही अजीब सा था। अदरवाइज मेरा एक्चुअली ऐड इतना चलता था कि हमेशा लीड ज्यादा रहती थी, और मेरे पास हमेशा लोग कम रहे हैं। क्योंकि मैंने हमेशा से एक चीज ये सीखी थी, हमेशा से ये चीज सीखी थी कि आपके पास में ना हमेशा मार्केटिंग मटेरियल ज्यादा होना चाहिए। मैं आपको मतलब, ये मेरी फिलॉसफी है सेल्स की, कि जैसे मैं, क्योंकि अपनी ट्रेनिंग में भी यही बताता रहता था कि भाई, टैलेंट आपका तब तक जरूरी है जब तक आपके पास में लोग कम है या क्लाइंट कम है। जब क्लाइंट बहुत ज्यादा हो जाते हैं तो आपका टैलेंट बाईपास हो जाता है। जैसे कल मेरे साथ सेल्स के लिए कोई वो सदफ ही है, तो वो बैठी हुई थी, तो उससे बात हो रही थी, कह रही सर सेल्स का मैं ऐसे कैसे करूं, ये कैसे। मैंने उसको बोला एक बात बता, वहां पर तेरे को ये थोड़ी दूर था, मतलब 10 फुट की दूरी थी। मैंने कहा ये 10 फुट की दूरी है, ये पत्थर ले, और मैंने कहा मार के दिखा इसके ऊपर में। मैंने कहा टैलेंट की जरूरत है, कह रहा सर बिल्कुल टैलेंट चाहिए। मैंने कहा ले, अगर मुट्ठी भर दूं पत्थर से तो टैलेंट चाहिए, तब नहीं चाहिए ना। मार पत्थर 10 तो लगेंगे। तो वो गेम हो जाता है जब आप मार्केटिंग में इतनी हैवी कर लेते हो ना, तो आपका टैलेंट, आपने सीखा कितना है, आप बताते कितना, आपका क्लोजर कितना है, बॉडी पोस्चर कितना है, ये कैसा है, वो बहुत साइड हो जाता है, क्योंकि आप मास पे प्ले कर जाते हो। ठीक है जी। किस संदर्भ में बात हो रही थी, मैं भूल ही गया। यूट्यूब, यस। सो हमारे को क्या करना चाहिए कि जैसे यूट्यूब वाला हमारा ये पोर्शन था, यहां से भी भाई करना क्या है आपको ना, पता क्या है, आप लोग ना अपने टाइम को नहीं, आप जैसे कैलेंडर किस किस का बना हुआ है यार। तो वैसे एक बात बताऊं, कोई फर्क है नहीं, अभी हम बिजनेसमैन नहीं है, अभी हम लेबर हैं। लेबर नहीं बोलते, लेबर पैसे कमा रहे हैं, लेबर ठीक ठाक घर चलता है, वो वाली लेबर्स है हम लोग बेसिकली। हमारा कोई एटीट्यूड है नहीं, मतलब कैलेंडर में ऐसे दिल से बताना सभी के सभी कि आप क्या शेड्यूल क्या है, चलिए कोई बताएंगे, मतलब क्या शेड्यूल है। फॉर एग्जाम्पल कौन शेयर करेगा अपना पूरी वीक का शेड्यूल, जिसे पता हो कि ये शेड्यूल होता है मेरा। जैसे ट्रेनिंग 11 बजे होती है, ये शेड्यूल होगा आपका, तो ये कैलेंडर एक है, तो आपका एक ही कैलेंडर, किसका और कैलेंडर है मतलब उसके अलावा आप। मेरा सर मंगलवार का नॉर्मली क्या रहता है कि सुबह हमारा ट्रेनिंग का सेशन रहता है,
सेकंड हाफ में मेरा ऑफिस का ऑडिटिंग का सेशन रहता है कि जिसमें मैं ऑडिटिंग पे पूरा फोकस करता हूँ। वेडनेसडे जो है वो वेडनेसडे मेरा वीकली मीटिंग रहता है फर्स्ट हाफ में, एंड सेकंड हाफ में फिर मैं मल्टीपल थिंग करता हूँ कि जिसमें बोलते हैं ना कि ऑपरेशनल बहुत सारी चीजें इसमें आ जाती है। एंड थर्सडे का हम बात करेंगे तो थर्सडे का मेरा यूट्यूब वीडियो है, उसका पूरा डे का शेड्यूल रहता है। फ्राइडे को अगेन मेरा जो सैटरडे संडे के जो लाइनअप टीम के रहेंगे इसका रहेंगे तो उसका थोड़ा सा मैं गो थ्रू कर लेता हूँ वो फोकस करके, एंड सैटरडे संडे विजिट एंड क्लोजर का, एंड मंडे को मैं स्ट्रिक्टली छुट्टी लेता हूँ नॉर्मली। अभी ये ऐसा मेरा शेड्यूल चालू है। ओके देखो मैं आप सब लोगों को बताता हूँ, एक फंड मैनेजमेंट और एक आपका कैलेंडर। आप क्यों नहीं समझ रहे कि आपको बहुत बड़ा बनने के लिए दो चीजों की सबसे पहले जरूरत है। लोग मुझसे कहते हैं सर फंड तो तब मैनेज करूंगा ना जब इतने फंड आएंगे। पहली तो बड़ी गलत फिलॉसफी है ये। फंड जिस दिन 100 रुपए भी आते हैं उसी दिन मैनेज करना होता है। आपके पास में आपका अकाउंट पहले चाहिए और कैलेंडर सर पहले इतना हो तो जाए कि मेरे को कैलेंडर बनाना पड़े। पहला चीज आती है कैलेंडर आपका पहले दिन ही बनता है, फर्स्ट डे बनता है। आपको ये पता है कि आप वीक के अंदर में कौन सा ऐसा दिन है जिस दिन आपको पार्टी करनी है, या रैंडम कर लेते हैं जिस दिन कोई खाली हो शाम को हुआ। तो पता है आपको कि ये दिन है, ये दिन मैं पार्टी करनी है, मेरे को इस दिन क्लब में जाना है, इस दिन मुझे दोस्तों को ढूंढूंगा, ये टाइम है किसी के पास में एग्जैक्टली? मतलब है या सच बताओ? मुझे पसंद ही नहीं है। क्या नहीं है? कुछ तो पसंद होगा, नाचना गाना कुछ तो होगा। घूमना पसंद, घूमने जाना बस। मैं घूमना ही नहीं हो, मतलब काम करना ज्यादा अच्छा लगता है सर। क्या अच्छा लगता है? क्या अच्छा सर, लगता है तो? जो एंटरटेनमेंट है ना उसके लिए शेड्यूल सर काम करना एंटरटेनमेंट के लिए सर मूवी देखना, मूवी साउथ इंडियन मूवीज बहुत देख लेता हूँ मैं, ये बहुत अच्छा लगता है मुझे बस। साउथ इंडियन मूवी अच्छा लगता है। देखो मैं, आपको अच्छा लग रहा होगा, मुझे, मैं इसमें पढ़ूंगा नहीं, लेकिन बहुत कम लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मुझे घूमना पसंद नहीं, मुझे ट्रैवल घूमना पसंद है, घूमना पसंद है, कौन नहीं बोला, घूमना पसंद है। मैं वही तो कह रहा हूँ, कौन सा दिन है जब आप कहते हो कि भाई ड्राइविंग होती है, किसी को घूमना पसंद होता है, किसी को पार्टी होता है, किसी को लाफ्टर शो देखना पसंद है। और विजय मैं सच बात बताऊं आपको बात जान के मुझे पता है क्या लग रहा है कि एक आदमी कहता है कि भाई साहब ऐसे मजाक की बात है, मतलब कह रहा रिश्वत लेना, कह रहा भाई बहुत बुरी बात है, कह रहा आपने लिए, कहता कभी भी नहीं, कहता तो आपको कैसे पता बुरी बात है, एक दिन टेस्ट तो करो। हाउ वुड यू नो कि पार्टी नॉइज एक्चुअली मुझे पसंद है, नॉइज एकदम पसंद नहीं होता मुझे। कुछ दिन पधारो गुजरात में। मुझे हम बताते बिगाड़ते कैसे लोगों को, हम बताते। सर मैं विजय भाई को लेके चलूंगा घूमने के लिए। हाँ वही तो मैं कह रहा हूँ, हम लोग दोनों एक ही सीधी से। ये बिगड़े ही नहीं, तो पता ही नहीं बिगड़ने का मजा क्या होता है। ये हर बार तो मना कर देते होंगे तो कहीं तो गए नहीं, तो जिसने टेस्ट किया ही नहीं वो क्या बोलेगा। एनीवेज जोक्स अपार्ट, मेरे कहने का मतलब ये है कि हमारा कोई कैलेंडर होना चाहिए कि वीक में मैं इस दिन जाऊंगा, ठीक है ना। आप भी काम करने को आपको मजा आ रहा है, एक दिन ये काम करने में आपको मजा आना बंद हो जाएगा, ठीक है। जब आपकी चीजें सारी स्टेबल हो जाएंगी, आपको लगेगा सब स्टेबल है, बोरियत आने लग जाएगी आपको। अब तब उस वक्त आपका कैलेंडर नहीं होगा, आप वो कैलेंडर नहीं बना पाओगे। कैलेंडर का मतलब ये होता है, सबसे पहले कैलेंडर में क्या लिखा जाता है, कोई बताएगा? सबसे पहली चीज क्या लिखी जाती है? पार्टी। सबसे पहले आपको वो लिखा जाता है जिसके लिए आप बने हो, जिसको लगता है कि आप जिंदा हो, जिसको आपको लगता है कि मैं ये चीज मुझे सबसे ज्यादा पसंद है। काम आपको शायद इसलिए सबसे ज्यादा पसंद होगा कि हो सकता है आपको नए नए पैसे आ रहे हो, और आपका बड़ा 10 साल का सपना था पैसे आने का, वो अभी आ रहे हैं, तो आपको भी काम में मजा आ रहा है। लेकिन जब ये पूरा ये इसमें रम जाओगे ना, खत्म हो जाओगे, तब आप कहोगे कि नहीं यार ये नहीं था मेरा सपना, ये नहीं है, ठीक है ना। तो कैलेंडर के अंदर में पहला टाइम आप ये डालते हैं किस टाइम पे आपको पूरे वीक में फैमिली के साथ बिताना है, पहला वो दिन डालो। है आप में से किसके पास है कि इस दिन चाहे दुनिया में जो मर्जी हो जाए मैं अपनी फैमिली के साथ ही रहूंगा? सर मंडे नॉर्मली मेरा शेड्यूल रहता है कि विद फैमिली यानी एंजॉय कर लो करके। नहीं दिन भी नहीं, घंटे भी हो सकते हैं कि भाई आप इस दिन बोलते हैं कि भाई इस दिन मैं अपने फैमिली के साथ ही रहूंगा, घंटे हो सकते हैं। पहला आप ये डालते हैं भाई फैमिली के साथ जाएंगे। दूसरा आप डालते हैं आपको जो भी एंजॉय करना पसंद है वो उस कैलेंडर में टाइम डालेंगे। तीसरा आप डालेंगे आप में से किस किस के पास ऐसा कोई कैलेंडर है जिसमें आप ये डालते हो इस वक्त मैं कुछ भी नहीं करूंगा। कुछ भी नहीं का मतलब जानते हैं आप? अपने जब वो मी टाइम होता है।
मतलब जब आप अपनी डिफेंस के जब कुछ नहीं कर रहे तो मतलब आप टेक्निकली कुछ भी नहीं कर रहे। एग्जैक्टली कुछ नहीं, एक वक्त होता है 2 घंटे 3 घंटे कि भाई इस दिन का मैं कुछ नहीं करूंगा, मैं कुछ भी क्या करेंगे है यानी क्या भी नहीं करेंगे यानी ऐसे करके ना, ऐसे अपनी बालकनी में खड़े होके ना ऐसे करके पूरे मोहल्ले को ताड़ देना। ठीक है जी। बस सर दिमाग में तो चलता रहता है सर, कुछ ना कुछ आता रहता है। वही तो चाह रहा हूँ मैं, वही तो चाह रहा हूँ। अब देखो मैं आपको पागल बोलेगा सर, पागल मैं अभी 2 मिनट के लिए एक काम करते हैं, 2 मिनट के 30 सेकंड के लिए करते हैं। अभी आपकी स्क्रीन पे स्क्रीन दिख रही है, टेबल कुछ ये सारा दिख रहा है, ऐसे करिए जो बैठे हुए लोग, तो कुछ मत करो, इन्हें ऑब्जर्व करो, सिर्फ 30 सेकंड ऑब्जर्व करो, सिर्फ ऑब्जर्व, कपड़े, बाल, कलर, मुंह, गेस्चर, चश्मा, स्टाइल, बस 30 सेकंड के लिए करो, ओनली फॉर 30 सेकंड। नाम की स्पेलिंग, नाम जो मर्जी, इस स्क्रीन पे जो कुछ है, ठीक है, बस ये करना है। ऐसे दूध का डोलू, संग्राम जी कुछ खाए हुए हैं जा रहे संग्राम जी। हाँ नहीं, जैसे यार ना दूध का डोल लेके जा रहा है, अच्छा ओ भाई मदर डेयरी पे क्या, अच्छा ये कोई खाना खा रहा है, अच्छा चाप खा रहा है, अपने जहां पर भी आप देने खड़े हैं, घर में बैठ गए, अरे ये छिपकली कहाँ आ रही है। बट सर रीजन क्या है उसका, यानी रीजन ये कि आपका जो दिमाग चलता रहता है ना हर वक्त, उसे कभी शांत करके देखा है आपने? आपको पता है आपका दिमाग की कैपेसिटी कहीं 1000 गुना बढ़ जाएगी अगर आप इसको सिर्फ 15 मिनट इट्स लाइक हम लोग जिम कर रेस्ट लेने तो ज्यादा मसल। दिमाग को शांत करने का सिर्फ एक ही तरीका है, सिर्फ एक तरीका, देयर इज ओनली वन वे, प्रेजेंट में आना। सिर्फ एक तरीका है, आपका माइंड शांत तभी एक कंडीशन होता है जब आप प्रेजेंट में होते हैं, और प्रेजेंट में होंगे और आप किसी चीज को ऑब्जर्व करोगे तो प्रेजेंट में मजा बड़ा आता है उसमें। तो ऑब्जर्व करना है, जज नहीं करना, क्योंकि जज करते दिमाग चलने लग जाएगा। जज नहीं करना, मजे नहीं लूटने, पिक्चर नहीं बनानी उसकी, सिर्फ देखते रहना है। वो छिपकली आई, अच्छा वो खा गई, अच्छा जी खा गई उसको, मच्छर को, फिर दूसरा आदमी आया, कितने बजे आया, सिर्फ आधा प्रैक्टिस से 10 मिनट 5 मिनट इसको बढ़ा के ले जाना है आपने 1 घंटे तक। फिर अपने दिमाग की कैपेसिटी देखना, आप खुद हैरान हो जाओगे। आप में से किसको पता है कि जब हम मेडिटेशन करते हैं तो सांस पे फोकस कराते हैं, क्यों कराते हैं? जी सर, क्यों विपश्यना मैंने की है सर, विपश्यना की है सर मैंने। सांस पे फोकस, प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए सर, प्रेजेंट मोमेंट में आने के लिए। एग्जैक्टली, क्योंकि सांस आप भविष्य और भूतकाल में नहीं ले सकते जी। ऐसा बोला जाता है सर, सांस से ही जिंदगी स्टार्ट हुई है, जब सांस नहीं रहेगी तो मरेंगे, तो इसलिए इसके ऊपर ही कंसंट्रेट करना। नहीं, ये कहानियां है, सांस पे फोकस सिर्फ इसलिए कराया था कि सांस, हाँ, प्रेजेंट के सांस के साथ में कि सांस आप ना तो भविष्य में ले सकते हैं ना पास्ट में ले सकते हैं, सांस प्रेजेंट में ली जाती है। अगर आपने इस पे फोकस कर लिया तो आप प्रेजेंट में फोकस बाय डिफॉल्ट कर जाओगे। कुछ लोग सर सांस के नाम पे सांस पे फोकस करने लगते हैं। सासू माँ पूरा मेडिटेशन। भाई मेरी सासू माँ मिनी स्कर्ट पहने तो मैं फोकस करूँ भी, मेरा कोई फोकस का इरादा है नहीं ऐसे। अच्छा, तो हमारा कैलेंडर में है कि कुछ नहीं, द वर्ड इज डूइंग नथिंग। डूइंग नथिंग मतलब डूइंग नथिंग सबसे ज्यादा करना है आपको, ये मान के चलना, आपके ब्रेन एकदम से कैपेसिटी वाइज बहुत तेज आगे चला जाएगा। और इसकी प्रैक्टिस आप डेली करा करें। जैसे जब सुबह उठो ना तो उठते के साथ ही, अच्छा सब में उठते के साथ ही हम क्या करते हैं, उठते के साथ ही मतलब जैसे हम उठते हैं तो सबसे पहले क्या होता है, मोबाइल। मैं तो आधा घंटा चुपचाप रहता हूँ, मतलब बैठे रहते चुपचाप। हाँ बस आधा, टीवी भी नहीं चलाना, आधा घंटा कुछ नहीं सर, चुपचाप बैठे। हाँ, तो ये एक ऐसी चीज है जो आपको ना, आप करके देखना, आपको अपने रिजल्ट में ही दिखेगा, आपको अपनी लाइफ में ही दिखेगा, आपको अपनी हैप्पीनेस में दिखेगा। चीजों के अंदर में बहुत सी चीजें आएंगी, आप लोग जैसे नोट करेंगे ना बहुत। चलिए हम अभी इस पे मुद्दे पे नहीं जाएंगे क्योंकि हम आज मास्टरमाइंड कर रहे हैं, नॉट ट्रेनिंग। ओके, सो हमारे पास में एक तो यूट्यूब था, और दूसरा मैं आप सबसे यही कह रहा हूँ कि प्लीज अपने कैलेंडर को बना लीजिए। और सर एक सवाल है मेरा, कैलेंडर सर जैसे मैं कोशिश करता हूँ डायरी पे नोट करना, रात को रोज का शेड्यूल बनाना, ऐसा करके इसको सर कैसे लिया जाए? कैलेंडर नहीं है, कैलेंडर में आपको सिंपल एक कैलेंडर अपनी दीवार पे लगाओ, उसको बोलो कि सैटरडे वाले दिन 5 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। ओके, मैं कुछ नहीं करूंगा,
बात खत्म। 5 बजे के बाद मैं घूमने जाऊंगा, 5 बजे के बाद मैं एंजॉय करूंगा, दोस्त को बुलाऊंगा, घर जाऊंगा, फैमिली के साथ रहूंगा, यही रहूंगा। वो 5 बजे डाल दिया आपने ऐसे करके। आपने डाला जैसे अभी आप कैलेंडर ना भी हो तो एक कैलेंडर आपका बनाया कि सैटरडे ट्यूसडे 11 बजे ट्रेनिंग होती है, वो डाल दिया आपने ट्रेनिंग में 11 बजे। तो मैंने तो भी घर शिफ्ट किया, मेरा कैलेंडर बनेगा, मैं दे दूंगा आपको, फोटोकॉपी दे दूंगा। एक बार शेयर करिएगा सर, आइडिया लगेगा। तो कुछ है ही नहीं उसमें जैसे अभी, क्योंकि मेरे को नया कैलेंडर शिफ्ट करना पड़ रहा है, EXP आया है तो मेरा कैलेंडर थोड़ा सा चेंज होगा, उसको कैलेंडर को मैं बना रहा हूँ। अभी भी अनुराग भाई भी मुझसे 3-4 दिन से कह रहे हैं भाई वो तुमने सेशन बताओ कब रखना है। मैंने कहा भैया मैं पहले अपना कैलेंडर बनाऊंगा, आज मुझे 5 दिन हो गए उनका फोन आते हुए, और जब तक मैं अपना कैलेंडर बनाऊंगा नहीं तब तक मैं कुछ करूंगा नहीं, पहले बनेगा ही मेरा कैलेंडर। ओके। अनुराग भैया इतने दिन से कह रहे हैं मुझसे कि भाई वो तू डेट दे दे इसकी, ये कब तेरे सेशंस कब कैसे कैसे होंगे। मैंने कहा भाई मेरा कैलेंडर नहीं बन रहा है अभी, क्योंकि भी कैलेंडर के लिए मतलब बहुत सोच समझ के, क्योंकि जैसे ही वो बन गया, फॉर एग्जांपल मेरा कैलेंडर बन गया और मैंने कैलेंडर में डाला थर्सडे मेरा फ्री डे है, फ्री का मतलब वो फ्री है, फिर मैं नॉन अप्रोचेबल हूं दुनिया के लिए, ठीक है जी। फिर मैं बिल्कुल भी फ्री, मतलब फ्री, चाहे दुनिया में अरबों खरबों रुपए का व्यापार होना होगा, नहीं होना होगा, नहीं होगा। ये इस तरह से फ्री का मतलब बिल्कुल ही फ्री समझ लो। पुराने टाइम पे होता था ना, मोबाइल थोड़ी होते थे, दुनिया तब भी तो बढ़िया चल ही रही थी, इससे बेहतर चल रही थी। तो फ्री डे हो गया, एक हो गया आपका मॉर्निंग में उठ के, तो मैंने जनरली ये होता है कुछ ना कर रहा मैं मॉर्निंग में निपटा लेता हूँ। फिर दूसरा होता है जैसे पूरे वीक में मेरा काम यह है कि मैं पूरे वीक के अंदर में ज्यादा से ज्यादा 4 दिन से ज्यादा काम नहीं करता, 4 डेज मैक्सिमम। मतलब अगर 7 दिन है तो 7 दिन में से मैं 4 ही दिन बिजी रखूंगा। एक दिन मेरा लर्निंग का होता है, एक दिन मेरा फ्री डे होता है, और एक दिन जो भी मस्ती वगैरह का, जो छुट्टी का दिन कहते हैं हम, वो होता है। फ्री डे और छुट्टी में फर्क होता है। 4-5 साल लगेंगे हम लोगों को सर, मुझे तो लगेंगे सब। आप अभी करके देख लो, आप चलो 6 दिन कर लो ना, 2 दिन का है, आपकी पूरी सृष्टि उसी हिसाब से मोल्ड हो जाएगी। आपका व्यापार में कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। हाँ अभी इनिशियली थोड़ा सा डेंट लग सकता है, आपको लगेगा एकदम डेंट लग जाएगा, लेकिन उसके बाद फिर से यही सिचुएशन आ जाएगी आपकी, आपको क्या कोई फर्क तो पड़ा ही नहीं इसमें। आप करके देखो सर। उसके बाद मंथ के अंदर में एक दिन होता है कि आपको जैसे आपको कहते हो कि मेरा अभी पीछे टूटा हुआ है, कोविड से पहले मेरा था कि जैसे पहला वीक, फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ मैं ट्रैवल पर निकल जाऊं, जो मैं चाहता था, ठीक है जी। मतलब फर्स्ट वीक ऑफ एवरी मंथ मेरा ट्रैवल पे था, और साल के हम लोग एक बार, पूरे साल में एक बार आउट ऑफ इंडिया, सितंबर अक्टूबर के आसपास में कंट्री से बाहर। ये है कैलेंडर बेसिकली। उसमें क्या था, और सैटरडे इवनिंग अपने बार में यही है कि 5 बजे के बाद सैटरडे वाली जो पार्टी, अपनी पार्टी, बाहर निकलेंगे, दोस्त यार को दे देंगे, खंगा लेंगे, और भाई से उनके साथ चलेंगे। तो ये बड़ा सिंपल सा बना हुआ था, एकदम बड़ा क्लियर सा शेड्यूल बना हुआ था। अब वो शेड्यूल क्योंकि EXP वो चेंज है, मैं कहेंगे तो आपको कैलेंडर, देखो बहुत मेहनत लगती है थोड़ी सी। मतलब आप एक चीज करोगे तो दूसरी फंस रही होती है, दूसरी करोगे तो तीसरी फंस रही होती है। मतलब आप मंडे को छुट्टी रखोगे, फ्राइडे की रखोगे, तो सैटरडे संडे की विजिट अटकेगी, विजिट रखोगे ये अटकेगा। ये नाटकबाजियां होती हैं, लेकिन आप जब कोई चीज बना लेते हैं ना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 2 बहुत इंपॉर्टेंट चीज, पहला आपका कैलेंडर, दूसरा आपका फंड मैनेजमेंट, आपके अकाउंट। मैं फिर कह रहा हूं, इतनी सेल करने के बाद भी यकीन मानिए आप अमीर नहीं दिख पाओगे। मतलब आप अपनी एसेट अकाउंट करोगे, आप कहोगे इतने पैसे कमाए, मेरी एसेट कहाँ है इतने में, और लोगों को आपको बताना पड़ेगा नहीं भाई मैं अमीर हूं, सच में मैं अमीर हूं। ऐसी सिचुएशन रहेगी आपकी, मैं बहुत कमाता हूं भाई, बहुत कमाता हूं। तो ये सिचुएशन आपकी तब तक रहेगी जब तक आपके पास अकाउंट नहीं है। अदरवाइज आपको बोलने की जरूरत नहीं, जब आपके पास एक अकाउंट होगा जिसमें पता होगा कि ये सिर्फ, मतलब जब आप किसी पार्टी में जाओगे तो वो अरे लगाओ ऑर्डर करो, फिर जब आप डोनेशन में जाओगे तो आपका एक कार्ड जाएगा, ठीक है जी। आप अपनी एसेट बनाओगे तो आपके घर अपनी एसेट भी बन जाएगी, समझ रहे हैं आप इस बात को। तो वो हर जगह से आपको ब्लेसिंग्स दिखेंगी। घर लेना चाहोगे तो पैसे, गाड़ी लेना चाहोगे तो पैसे, पार्टी में करना चाहोगे तो पैसे, और अगर किसी को डोनेशन करोगे तो पैसे, हर जगह से। तो आपको बोलना नहीं पड़ेगा, तब आप कहोगे नहीं यार ऊपर वाला आजकल कम दे रहा है, लेकिन मैनेजमेंट अच्छा होगा, लोग कहेंगे अबे रहने दे, हमने देखा था कल तुझे ऐसे यूं उड़ा दिए थे तूने ब्याह में इतने पैसे, ठीक है जी। तो 2 चीज बहुत इंपॉर्टेंट है, कैलेंडर और ये। पहला तो ये हम, मेरे आपसे रिक्वेस्ट है सभी लोग कैलेंडर बनाएंगे, ठीक है जी। ओके, तो फाइनली हम लोग अभी जो हमारा डिस्कशन था, इस डिस्कशन को नेक्स्ट वीक में ये मास्टरमाइंड्स को कंटिन्यू करेंगे। अभी हम और 10-12 मिनट लेते हैं। तो YouTube चैनल हमारे पास में थर्ड तरीका आया है YouTube चैनल से, जो सागर को काफी अच्छा रिजल्ट इसमें आ रहा है। एक मैं पूछ रहा था, जैसे ये बोल रहे हैं वेंडर चेंज कर लो, तो वेंडर कैसे मतलब कि मिल सकते हैं? जैसे कई बार तो जैसे आपस में बात कर लो,
क्योंकि क्रॉस सिटी है, हो सकता है कोलकाता में उनके पास डेटा हो, यहाँ पर ना हो। बात करके देख लो, कोलकाता वाला काम कर जाए आपके पुणे वाली सिटी में, क्या दिक्कत है? नहीं, मैं तो सर यहाँ गुड़गांव में काम करता, विकास बोल रहा हूँ सर। हाँ नहीं, मैं ही कह रहा हूँ ना, जैसे अभी हनी का बहुत अच्छे काम कर रहा है, आपके अगर तन्मय के हैं, आपस में एक दूसरे को एक्सचेंज करना चाहो तो एक्सचेंज कर लो आप। सर जो जैसे ये वेंडर जैसे 99 acres से ये सब फोन करते रहते हैं, क्या इनका सर बहुत पुअर रिस्पांस रहा है इनका ना? ये बताएंगे, हमने आज क्लासेस ये जो मास्टरमाइंड रखा है इसलिए 99। तो हमारे पास 3 बेस्ट सोर्स आए अभी तक ऑन, आप लोगों से बात करने के बाद में। विजय, आपके कौन सा सोर्स है जो आप कहेंगे बेस्ट है? फेसबुक से सर। एक्चुअली मैं अभी भी खुद ही लीड ऐड चलाता हूँ, तो मैं आपसे सवाल पूछना चाह रहा था ये वाला, तो मुझे क्या वेंडर में शिफ्ट करना चाहिए या मुझे खुद ही ऐड चलाना चाहिए अभी भी? कोई मेरा डायलॉग मारेगा इनको? चलते घोड़े को चाबुक क्यों मार रहे हो भाई? थैंक यू सर। खुद चला रहे हो, चला लो। दौड़ते घोड़े में चाबुक नहीं देते। नहीं, लास्ट महीना बहुत खराब रिजल्ट मिल रहा था फेसबुक से, इसीलिए पूछ रहा हूं। क्या हो जाता है, मैं चाह रहा हूँ कि वेंडर लूं, इससे खराब रिजल्ट मिल रहा है, ये भी हो सकता है। नहीं, अभी आपके 5 सेल चल रही हैं, सब कुछ ठीक चल रहा है, मत करो पंगे। जब गड़बड़ होगी, जब कुछ ऐसा होगा तब हम अपन देख लेंगे, फिलहाल मत करो ये गड़बड़, ठीक है ना? ठीक है ना सर? मैं एक चीज और पूछा था आपसे, जैसे आपने लास्ट टाइम बताया था कि जो एक है जो ब्लॉग्स देता है। क्या देता है? तो ब्लॉग्स देता है जो वेबसाइट है $29 में, आप उसको ऑर्डर करो, वो ब्लॉग साइट बना के दे देगा। ब्लॉग साइट कौन सी? सर आपने लास्ट सेशन में बताया था, लास्ट में। मैं समझ नहीं पा रहा। जैसे आपने बताया कि अनुराग भैया हैं, जो अनुराग भाई भी वहीं से ब्लॉग्स वगैरह लेते हैं। अच्छा, ब्लॉग्स भी, हाँ ठीक है, जारविस कंटेंट राइटिंग वाला, कंटेंट राइटिंग वाला ब्लॉग, BLOCK ब्लॉग्स। मैंने कहा ब्लॉग साइट वाली कौन सी साइट है जो ब्लॉग साइट को लेते हैं और उसकी हमें जरूरत भी क्या है? अच्छा, ब्लॉक BLOCK कह रहे हो या BLOG कह रहे हो? BLOG ना? हाँ, उसका तो नाम सर है जारविस जी। तो क्या सर ये जैसे हम ले लेते हैं ब्लॉग के लिए, थोड़ा वेबसाइट को रैंक कराने के लिए, तो क्या ये प्लेगरिज्म में आता है? किस में आता है? प्लेगरिज्म में। ये क्या होता है सर? कॉपीराइट मतलब बेसिकली किसी का भी कंटेंट नहीं आएगा, ओरिजिनल कंटेंट है, नहीं आएगा प्लेगरिज्म में। प्लेगरिज्म नहीं, ओरिजिनल कंटेंट है, बिल्कुल बेफिक्र है ना, ओरिजिनल कंटेंट आता है। जी ओके ठीक है सर। मेरा यही था। और सेकंड सर, जो अब आप एक्सपीरियंस की बात कर रहे हैं, देखो मैंने जनवरी 20 में स्टार्ट किया था सर रियल एस्टेट में। तो मैंने पंपलेट्स है ना, जैसे न्यूज़पेपर में मैंने डलवाए थे, तो मेरे अराउंड लगा था 300 रुपए या 400 रुपए। उसमें से एक मैंने क्लोज की थी, तो उससे 1.5 लाख रुपए मैंने कमाया था। और एक बोर न्यूज़पेपर में डलवाया था, मतलब 2.25 लाख रुपए मैंने कमाया है 1000 रुपए लगा के। 1000 रुपए लगा के जी। बहुत बढ़िया। पैम्फलेट का मेरा एक्सपीरियंस बहुत खराब है, मैं इसलिए कोई कमेंट नहीं करूंगा। हाँ, तो मेरा ये है रहा है सर, मेरा एक्सपीरियंस। मतलब ये कि हम पैम्फलेट पे भी जा सकते हैं, ये मेरे को आज पहली बार पता चला। पैम्फलेट मैंने स्टैंप लगा के अपने उसकी, हाँ। मेरे नाम की, उनकी कॉल आ जाती थी कि ऐसे हमें पैम्फलेट मिला, आपने डिस्ट्रीब्यूट किया वाला? हाँ है। फिर मैंने उनको विजिट वगैरह करवाया, और तो उनसे मैंने 2.25 लाख रुपए कमाए हैं। मतलब कि 1000 रुपए भी पूरे नहीं लगे होंगे, आई थिंक 800-900 लगा होगा। लमसम बता रहा हूँ 1000 रुपए आपको। ओके। चलो, ये मेरा एक्सपीरियंस। मतलब मैं इसमें क्या बोलूं कि मेरा एक्सपीरियंस ऐसा कि मैं बोल नहीं पा रहा, लेकिन ये थोड़ा नॉन डिजिटल है, बट ट्रेडिशनली मुझे लग रहा है कि ये शायद ये भी इसलिए भी हो सकता है कि लोगों ने शायद पैम्फलेट छोड़ ही दिए हैं। तो पहले पैम्फलेट आते थे अखबारों में, हमेशा ही मिल जाते थे हमारे को, जब भी हम खोलते थे तो एक पैम्फलेट जरूर लगा मिलता था। लेकिन मुझे ऐसा लगता है जैसे आप बोल रहे हो ना सर, परमात्मा शायद करवाना चाह रहा था। चलो, ये भी ट्राई करा जा सकता है, क्योंकि कॉस्ट इतनी ज्यादा नहीं है मेरे ख्याल, पैम्फलेट तो बहुत सस्ते ही बन जाते हैं। हाँ, ये अराउंड है ना, लिया था उसने, मतलब कि 500 रुपए में अराउंड 10,000 के आसपास बढ़ जाते हैं सर। नहीं, उसकी कॉस्टिंग तो होगी, बनाने की कॉस्ट भी तो होती होगी। नहीं सर, वो मैंने बिल्डर से लिए थे। अच्छा, बिल्डर से, ओके।
ये तो फिर चलो मेरा कोई कॉस्ट नहीं है, मेरे को फ्री ऑफ कॉस्ट मिल जाता, कंप्लीट चलो भी फिर फ्री ऑफ कॉस्ट है, बस बंटवाने के लगे थे 500-700 हाँ, रुपए, ठीक कह रहे हो, सर बिल्डर दे रहे हैं, 800 रुपए। ठीक कैन है आई कम इन सर? एक चीज विकास जी ऐसे बोल रहे हैं ना, पैम्पलेट्स तब सक्सेसफुल होते हैं जब मल्टीपल जगह पे आप एड रन कर रहे हो, और ये अब इन्होंने खुद बोला क्योंकि बिल्डर उस समय इनको वो कर रहा था, तो मतलब बिल्डर अपने प्रोजेक्ट को प्रमोट कर रहा था अदर सोर्सेज पे भी, तो ऑन माइंड पे हमेशा रहता है। ओके मेरे को ये लग रहा है कि मतलब पैम्पलेट्स आज भी आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि हमारे सैटरडे संडे न्यूज़पेपर्स में तो भर के आते हैं, अच्छा आसपास के जो भी लोकल एरियाज में जितने हैं, ओहो मतलब अभी भी बीच में हमने कोविड के चक्कर में बंद कराए थे न्यूज़पेपर, तो अब दोबारा से करो तो भर के सैटरडे संडे इज द डे व्हेन एवरीबॉडी द टॉप शॉट्स आर सेलिंग, लोकल में पैम्पलेट्स आ ही रहे हैं। तो अगर कोई बिल्डर भी उस टाइम प्रमोट कर रहा है अपने एजेंट्स के थ्रू, क्योंकि अगर बिल्डर का करंट प्रोजेक्ट आया हुआ है उस टाइम वो करेगा तो इट विल मेक सम काइंड ऑफ इम्पैक्ट। मतलब मैं टीवी पे भी देख रहा हूँ या सिटी केबल के नीचे टिकर पे भी देख रहा हूँ, ओके एसएमएस भी देख रहा हूँ, तो वो शायद वो सेल निकलना इजी होता है, क्योंकि ना बार बार मैं एक चीज देख रहा हूँ, गोदरेज, जैसे अगर मैं गोदरेज देख रहा हूँ आजकल गोदरेज 43 बहुत दिख रहा है मेरे को, हर जगह गोदरेज 43। लेकिन एक चीज और है, ये जो बड़ा बजट है उसमें पंपलेट काम नहीं करेगा आई थिंक, जो करोड़ 1.5 करोड़ का है। नहीं ऐसा नहीं है, डिपेंड करता है, कई बार सिर्फ आप क्योंकि मेरा जो सेगमेंट था वो there. मैं बता रहा हूँ, हाँ मैंने तो जो सेगमेंट था वो 40 लाख रुपए के अराउंड था। जो मेरा एक्सपीरियंस है वो ये है कि जैसे मैंने और भी जैसे एक 60 लाख रुपए का मैंने पंपलेट बंटवाए, एक और सिग्नेचर ग्लोबल का एक प्रोजेक्ट है जो 60 लाख के उसमें आता है कॉस्ट में, उससे एक भी रिस्पॉन्स नहीं आया, मैंने 2-3 बार बंटवाए हैं। और जो सिग्नेचर ग्लोबल के अफोर्डेबल का प्रोजेक्ट थे उसमें काफी अच्छा एक एमक्यू को होता है इनका मैनेजमेंट कोटा, वो सेल किया था। तो जो लो बजट है ना वो आई थिंक पंपलेट से ठीक काम करता है, लेकिन हाई बजट आई डोंट थिंक सो कि जाएगा वो। इस माय व्यू, आई डोंट नो आई एम राइट और रॉन्ग। ओके सो गाइस मीटिंग को फाइनल कंक्लूड करते हैं, नेक्स्ट ट्यूसडे भी यही। सर एक सवाल खाली सर, जैसे मेरे पास में एक डेटा आ रहा है जो कि एक प्रोजेक्ट रेडी टू मूव है, अभी नियर पोजीशन मतलब पोजीशन मिल चुका है क्लाइंट को, और 500 क्लाइंट जो बुक किए हुए हैं वो डेटा आ रहा है सर मेरे पास में, तो उसको परचेज करके उस पे कैंपेन चलाना चाहिए कि रीसेल सेकेंडरी मार्केट के लिए, कि कोई अगर रीसेल पे करना चाह रहा हो फ्लैट तो हम लोग रीसेल में एक्सपर्ट है, कितने का ऐसा कुछ? 500 का डेटा कितने का दे रहा है सर 10,000 में दे रहा है। अरे बाप रे बाप, मेरे पास पूरी दिल्ली एनसीआर के डेटा है बायर्स का, जितने फ्लैट खरीदे थे 2014 तक सबका है। अच्छा अच्छा है ना, मतलब पूरे एनसीआर में पूरे, और फ्लैट नंबर वाइज है। मेरे को कैसे पता चला कि मेरे भी 2 फ्लैट थे? अच्छा तो मैंने डेटा डाला, मेरा फ्लैट ठीक बता रहा था वो तो मैंने खरीद लिया उसे पूरा डेटा। अच्छा तो बिल्कुल सही यूनिट बताई, सही साइज बताया, सही यूनिट बताया, सही ईमेल आईडी थी उसकी, तो मैंने कहा भाई डेटा तो ओरिजिनल है। हाँ तो वो इस तरीके से चेक था, वो मैंने ले लिया था। मैंने उस टाइम पे जो डेटा लिया था इतना सारा 1.5-2 लाख का डेटा होगा मेरे ख्याल, नहीं 70-80 हजार का डेटा होगा टोटल फ्लैट बायर का। ऑल्दो रिजल्ट कुछ नहीं आया था मुझे, मैं आपको मतलब डिमोटिवेट नहीं करना चाहूंगा, मेरा नहीं आया इतने डेटा में। अच्छा इतने डेटा में, क्योंकि उस टाइम एकदम एसएमएस बंद हो गए थे, जो अगर एसएमएस होते तो शायद मेरे पास रिजल्ट आ जाता। और फिर हमने जितने भी बाकी तरीकों से उनको टैप करने की कोशिश करी तो रिजल्ट आया नहीं। अच्छा और वो डेटा मैंने ज्यादा से ज्यादा लिया हुआ था, 20-22 हजार रुपये लिया था। तो सर ये मतलब डेटा वो था जो लोग खरीद चुके थे। क्या कह रहे हैं आप में से किसी को चाहिए एनसीआर के अंदर ढूंढ लूंगा, तो पता नहीं कहाँ पड़ा होगा, कौन से ड्राइव में। एक्चुअली ड्राइव में पड़ा है, और वो एक ड्राइव में दुनिया भर की ड्राइव है, तो किसी ने मुझसे मांगा भी था, मैंने कहा ले लेना। वो पूरे ड्राइव में क्या ना, कुछ कभी कोई फ्लैट का किसी का पड़ा होगा ऐसे करके। सर दिल्ली एनसीआर का कोई है तो आप प्रोवाइड करवाओ ना, मेरे से ले लो डेटा। अब एक मिनट, मुझे टाइम लगेगा, मैं कोशिश करूंगा कि वो मेरा पड़ा हुआ है, कहाँ पड़ा है, कैसे पड़ा है, मुझे मिलता है, मेरे से ले लो फ्री में, कुछ जनिक देने की जरूरत ही नहीं है। सर आप ढूंढो, नहीं तो मेरे को बुला लो, मैं ढूंढ लूंगा आपकी फाइल में। 2000 ये डेटा है मेरे पास 2016 तक का, जितने भी फ्लैट के बाहर थे। दे दो सर, ले लो, सभी ले लो एनसीआर में। तो कोलकाता का सर, कोलकाता का एसोसिएट का कोई ये है डेटा है आपके पास? बिल्कुल लो ना, आपके तो है सर। मुझे आप मेरे तो कब से बोला नहीं दे रहे, आप बहुत लेट रिस्पॉन्स करते हैं सर। सॉरी,
अब चुका था आपको बोल के कि एफिलिएट लिंक दीजिए। अरे वो उसमें आप मेरी बात नहीं समझ रहे, मैं आपको देने का फायदा नहीं ना, उसमें बहुत से चैलेंज है। पहला चैलेंज तो ये था कि आप उसके अंदर पे प्राइस लगाओ 19,000 का, एफिलिएट लिंक दे भी दूंगा मैं आपको, तो 19,000 को कैसे करोगे पहले बताओ? क्या मैं 19 ले सकता हूँ क्या किसी से? आप 2-3 चैलेंज समझो। एक चैलेंज जो एफिलिएट बन रहा है, क्योंकि आप जब मैं वेबिनार के थ्रू जाता है 98% जो मेरी सेल आती है वो वेबिनार के थ्रू आती है, 2% बाहर से आती है। वो जो 20,000 35,000 में लेते, जो ही प्रोग्राम 7,000 में मिलता है, मुझे बाद में उनको फोन करके रिफंड करके साथ में कन्वर्ट करना पड़ता है, सच बताऊं तो जो आता है 7,000 का, तो उस वेबसाइट पे 19,000 का लगा हुआ है। अगर मैं आपको उसका देता हूं तो एफिलिएट 19,000 का बनेगा, तो कुछ तो सोल्यूशन निकालना पड़ेगा ना इसका। वॉइस ब्रेक हो रही है, वॉइस। मैं कह रहा हूं 19,000 पे लगा हुआ है उसका प्राइस, सिर्फ एक कोर्स का। जी। बंडल होता है, बंडल टोटल 85 का है जो प्राइस लगा है। तो मैं अगर आपको एफिलिएट दूंगा तो वो तो टोटल उस जो बंदा खरीदेगा तो उसे 85,000 पे करना पड़ेगा ना, तो कुछ तो निकालना पड़ेगा। कोड जो दिया है वो ठीक है, तो आ रहा हूं मैं, तो कुछ सोल्यूशन निकालना पड़ता है, बहुत सोचना पड़ता है कि क्या सोल्यूशन निकाला जाए। तो जब उसका सोल्यूशन निकला तब जाके आपको दिया ना, उसमें ऐसे थोड़ी होता है कि एक दिन में निकल जाता है सोल्यूशन। कोड में क्या आया था? कोड डालेगा तो क्या होगा? तो 19,000 वाला है, वो कोड डालेगा तो वो 7,000 का हो जाएगा। ओके, फिर वो पे करेगा। सर आपको जो ये डाटा मिलेगा तो ये प्रोवाइड कैसे करवाएंगे? अगर पर्सनली जैसे मैं मेल पे करेंगे या कैसे करेंगे? मैं मेल कर दूंगा, लेकिन सर प्लीज, जैसे अभी बोला ना, ये विजय ने बोला, एक्चुअली मैं ना आगे बढ़ के हाँ कर देता हूँ, और उसके बाद मेरी कैपेसिटी, कई बार क्या चीज होती है कि प्रॉब्लम, जो भी टाइम कंज्यूमिंग काम है, मेरी बात बताता हूँ, जो टाइम कंज्यूमिंग काम है मैं वहां से दूर भागता हूँ, और मेरे पास जो टाइम कंज्यूमिंग काम है वो लड़की है नहीं, अब ये रखी है, आज उसका 30 से 3 दिन की ट्रेनिंग है, तो 30 दिन की चल रही थी उसकी, तो और 3 महीने से मेरे पास है नहीं, तो जो टाइम कंज्यूम करता है ना सारे के सारे काम, तो वो मेरी सेक्रेटरी करती है बेसिकली, और मैं बिना उसके काम नहीं करता। मुझे आज 11 साल हो गए हैं, मैंने कभी भी बिना पीए के काम नहीं किया, ऑनेस्टली बता रहा हूँ, ये बात मैंने करा ही नहीं। तो मेरे को जैसे 2010 से लेकर आज हो गया, मतलब 2023 हो गया, 2022 हो गया, 12 साल हो गए मुझे, मैंने बिना सेक्रेटरी के कभी काम नहीं किया, मुझे आता भी नहीं करना। तो जैसे ही वो जाती है ना, तो मेरा सारा सिस्टम हिल जाता है हमेशा से। और ये तीसरी वाली है, मतलब अपनी लाइफ में मैंने जो रखी है 1 2 3, ये चौथी है, अभी चौथी रखी है, 3 ही रखी है इसमें। सर मैं तो डाटा का इंतजार तब से कर रहा हूं जब से L3 ज्वाइन किया था। सर वो डेटा नहीं, उसका तो मैं वो वाला डेटा तो आप मेरे से ले लीजिए, उसमें मेरे को दिक्कत नहीं है। मेरे को लगा आप एनसीआर का डेटा मांग रहे हो। नहीं, मेरे को एनसीआर का भी डेटा भी चाहिए, वो तो जरूरी है, क्योंकि मेरा तो डेटा टाइम कंज्यूम है। दूसरा वाला डेटा आप मुझे ईमेल आईडी भेज देना, ईमेल मेरी जो है उस पे आप मुझे भेज देना, मैं आपको शेयर कर दूंगा। क्योंकि मेरा तो बिल्कुल अभी न्यू है, आपका कोर्स खत्म करके अभी तो मार्केट में निकले हैं सर हम। बस आप कुछ मत करो, आप मेरे को ईमेल कर देना, मैं आपको डेटा शेयर कर दूंगा। राइट, एसोसिएट का डेटा, ये तो मेरे हाथ का काम है, 10-5 मिनट का काम है। कोलकाता का सर, कोलकाता आपको दे दूंगा, ठीक है, डन। सेक्रेटरी का सैलरी क्या देते हो सेक्रेटरी को? किसका? अपने सेक्रेटरी को ये वाला काम? सेक्रेटरी हाँ भाई, मैं सिखाने में उसको 12 साल से नहीं 12 साल से थोड़ी है ये तो अभी आई है, अभी तो आई है, तीसरा दिन है इसका ट्रेनिंग का। उनसे रह रही है ना कोई ना कोई। हाँ, तो अभी सैलरी क्या देता है? सैलरी क्या? सैलरी 35 तक दी है मैंने, ये वाली पिछली वाली 25 में थी, उससे पिछली वाली 35 में थी। वर्किंग आवर्स उसके बस ये होता है कि जो काम जो भी मेरा उसका तय है कि जहां पर भी टाइम लगेगा वो तेरा, उसका काम है मुझे फ्री रखना, से एक हमारा आपस की डील है बस। सर ये अब जो गूगल ऐड हमने लगानी है, इसके लिए अभी जो मैजिक ब्रिक वाले मेरे पास आए थे वो पैकेज बताकर गए हैं 17,000 रुपए का 1 महीने का और 37,000 का 3 महीने का। देखो तो सर, ये लेना चाहिए। हमारी मास्टरमाइंड का आज का, अगर मैं आज का कंक्लूजन निकालूंगा, जो कि आज कंक्लूजन वाला दिन नहीं है, कंक्लूजन ये अगले वीक में निकलेगा, क्योंकि कुछ टाइम चाहिए होगा, लेकिन अगर मैं आज के कंक्लूजन पे निकालता हूं तो फेसबुक विन होता दिख रहा है मुझे। फेसबुक जीत रहा है, मतलब मैं अगर आप सीधे सीधे मैं बोलूं, अगर मेरे को आप कंक्लूड करोगे तो मैं ये कंक्लूड करूंगा फेसबुक जीता, इसमें हमारा यूट्यूब चैनल आता है और गूगल ऐड आते हैं, 99 मैजिक का नाम नहीं आया। अरे सर मैं बता रहा हूँ मलिक सर, ये 99 या ये मैजिक ब्रिक वाले जितने छोटे पैकेजेस देते हैं 20,000 25,000 के नीचे, तो सर उनमें जो लीड आती है वो बहुत फेक और बहुत बेकार लीड आती है। इनके अगर पैकेजेस लेने हैं तो बहुत बड़ा मिनिमम 50-60 हजार रुपए का लेना पड़ेगा 3 मंथ के लिए। मैं तंसीर मलिक से मैं बिल्कुल फेवर करता हूँ उनकी बात को, लेकिन इनका 50-60 हजार भी नहीं, मैं 2-2.5 लाख की बात बोलूंगा। सर मेरा 1.25 लाख का पैकेज चल रहा है मैजिक ब्रिक में। हाँ तो वो ठीक है,
उसमें भी कई बार सर लीड मतलब होता है सर, मतलब आपको 4 या 5 कस्टमर ही ऐसे मिलेंगे जो जिस पे आप वर्किंग कर सकते हो महीने के। देखो हम सब ने आज ये सेशन रखा है इसलिए था कि हमारा पैसा कहाँ लगेगा, टाइम का लगेगा लीड जनरेशन पे, और इसमें हम एक सेशन और रखेंगे, अगला वाला जो मास्टरमाइंड होगा नेक्स्ट वीक भी मास्टरमाइंड करेंगे, उस पे भी हम यही आएंगे कि हम लीड जनरेशन पे हम अपना एक कंक्लूजन, हमारे ग्रुप का, हमारे कम्युनिटी का एक कंक्लूजन निकाल दें, ठीक है ना? राइट, है ना? और एक चीज हम ये भी करेंगे कि नेक्स्ट टाइम से आप लोग ना, हम जैसे ये कंक्लूजन जो होगा, हम आपस के लिए तो कंक्लूजन करेंगे ही, और इसको अपन लोग जो है वो लेवल 1 के स्टूडेंट में भी मास्टरमाइंड्स देंगे। उसमें हमारे पास 2 बेनिफिट्स हैं। तो एक तो आपका हमारा जो अपना टारगेट कि कौन कितना अच्छा काम कर रहा है, परफॉर्म कर रहा है, उसके बाद में आइडिया भी लगेगा। सो डायरेक्टली आपको अप्रोच भी करेंगे इस बहाने, क्योंकि हम लोग डिस्कशन करेंगे तो जो हमारा डायमंड शोकेस था वो भी हम इसी के अंदर मर्ज कर देंगे, जो मेरा वो भी एक एम था। पहली बात ये आती है। दूसरा हमारे पास आता है कि हम जिस तरीके से भी डिस्कशन में हैं, हमारा टास्क ये है कि हम अपनी टीम के लिए, हम अपने लोगों के लिए एक फाइनल कंक्लूजन पे है। जैसे बहल जी थे, अब बहल जी का भी हम कुछ दिन में उनका इनपुट लेंगे, कोई उनकी भी लिए काम किया होगा, निर्दोष जी के लिए कोई काम किया होगा, तो सभी लोग अपना इनपुट देंगे आज। और अगली बार में प्लीज हर कोई अपना कैमरा ऑन करेगा, नेक्स्ट टाइम के लिए बैठेगा ऐसी सिचुएशन पे कि कैमरा ऑन होगा, बात हो सकेगी फेस टू फेस, और एक्टिवली सबको पार्टिसिपेट करना होगा पॉइंट हर किसी के अंदर में, ठीक है ना? इस चीज का हम लोग ये कुछ नियम बना के हम लोग काम करेंगे नेक्स्ट टाइम में, ठीक है ना? तो फिलहाल फाइनल कंक्लूजन आज की मीटिंग का, फेसबुक इज द विनर। सर मुझे सर आपसे 1-to-1 सर, मुझे 1-to-1 करना था सर, मैंने लास्ट वीक भी बोला था आपसे। तंसीम सर, मलिक मेरा भी 1-to-1 का है सर मेरा सर, मैंने मुझे नहीं समझ में आ रहा, बोला था मैंने आपसे। हैंड रेस करके बोलो, मुझे नहीं समझ में आ रहा यहाँ पे कौन बोल रहा है, क्योंकि यहाँ पहले मलिक। ठीक है, आप मुझे टेलीग्राम पे भेजो, मैं आपको भेज रहा हूँ 1-to-1 का लिंक। सर क्या भेजूं टेलीग्राम पे? आप मुझे मतलब किस, मैं ढूंढूंगा ना उसमें, तो किस नाम से आप हो, या तो मुझे भेज दो ना एडमिन सेलेक्ट करके। ओके हाय, ओके सर मेरे को भी सर करना था, आप मेरे को भी इसके बाद जब भी आपको टाइम है तो बताइएगा। बस मैं आपको कैलेंडर ही दे देता हूँ, मैंने बनाया हुआ है कैलेंडर मेरे पास है, अभी दे देता हूँ मैं आपको। ओके सर, मैं विकास बोल रहा हूँ सर, दिल्ली से। जी विकास जी। सर मेरे को 1-to-1 एक बार चाहिए आपका और हमारा हुआ है शायद ना एक बार 1-to-1? सर नहीं हुआ है अब तक, भी एक बार नहीं हुआ ना। लेकिन यार प्लीज, मेरा लास्ट 1-to-1 का एक्सपीरियंस बहुत ज्यादा खराब है, तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ये 1-to-1 ना प्लीज, मैं अब सेकंड टाइम में दे रहा हूँ 1-to-1 का। मतलब 1-to-1 में मैं आपको बताता हूँ कैसे है। अगर आप जो भी टाइम, पहले सब सुन लो, 1-to-1 जैसे ही आप सेलेक्ट करेंगे टाइम और डेट, आपके पास में जूम का ऑटोमेटिकली मीटिंग लिंक आ जाएगा, उसको आप सेव टू कैलेंडर कर लेना पहले तो। मतलब जैसे ही आप स्लॉट बुक करोगे ना, आप जो ईमेल आईडी रखोगे उस ईमेल आईडी पे आपके पास में जूम का मीटिंग लिंक आएगा, जूम का अपने आप बन के आएगा। मतलब आपको मुझे वेट करने की जरूरत नहीं है, और उस जूम के लिंक को आपने सेव टू कैलेंडर करना है, सो दैट कि आप अपने मोबाइल के अंदर ही आपको रिमाइंडर आ जाए, ठीक है? दूसरा ये होगा कि जिस दिन भी आपका जूम का ये होगा, आप मुझे तकरीबन ऐसे नहीं कि 5 मिनट या 2 मिनट पहले, 1-2 घंटे, कम से कम 3 घंटे पहले आप कंफर्म, देखो अर्जेंसी आ जाएगी वो भी मेरे को पता है, ऐसा तो है नहीं मान के चलो जी आपने बोला था और आपका एकदम से पेट दर्द हो जाए और पेट दर्द में आप मीटिंग ले रहे हो, मैं ये भी नहीं चाह रहा, कुछ भी हो सकता है, लेकिन 3 घंटे पहले आप मुझे नोटिफाई कर दोगे कि आज की मीटिंग कंफर्म है, 3 आवर बिफोर। टेलीग्राम पे कर देना, ईमेल पे कर देना, किसी भी जगह कर देना आप। उसमें अगर 3 घंटे नहीं आया तो बाय डिफॉल्ट मैं उसको कैंसिल मान लूंगा, अगर तो फिर मैं अवेलेबल हुआ तो मैं उसको ऑन करूंगा, अगर नहीं हुआ तो फिर मैं ऑन नहीं करूंगा उस मीटिंग को। आप मेरी बात समझ गए सब? क्योंकि इसमें क्या होता है, जैसे मैंने थर्सडे बुक हो जाता है, तो थर्सडे में क्या बैक टू बैक 3 घंटे बुक है। अब बिलीव करो कि आपका सेशन होगा, सेशन नहीं होगा, मैं ऐसे ही बैठा रहता और मैं ना किसी को टाइम दे पाता, ना कोई काम भी नहीं कर पाता। ऐसा लगता है बैठो, एक सेशन गया, फिर मान के लो दूसरे नहीं आए तो ऐसे करके सेशन गया। समझ गया बात को? और पता चलता है कि मैसेज आता है सर अब हो सकता है, आपको लग रहा होता है कि ये नहीं, लेकिन बैक टू बैक जी सर सेशन बिल्कुल 2-3 घंटे ब्लॉक्ड हो जाते हैं। एनीवेज, तो लेवल 3 के लिए इसलिए मैंने कभी भी लेवल 1 में भी कभी ये चीजें प्रमोट करी ही नहीं है, क्योंकि उसमें मेरा मतलब कोई कैसे एक्सपीरियंस करेगा। तो अभी मैं आपको जो लिंक दूंगा इस चीज का ध्यान रखना, 3 आवर्स 3 घंटे पहले, कम से कम 3 से 4 घंटे पहले आप किसी जगह नोटिफाई करना है सर आज मीटिंग है एंड दिस इज कंफर्म। और कोई इमरजेंसी तो यार वो भी मैं समझूंगा ना, लेकिन अगर नहीं है तो 3 घंटे पहले करना। 3 घंटे पहले अगर नहीं आया मैसेज
तो फिर उसके बाद में अगर तो मैं उस वक्त पे अवेलेबल हुआ तो मैं अटेंड करूंगा, अदरवाइज मैं नहीं अटेंड करूंगा। ठीक है जी, डन है? ओके सर, डन। डन। तो फिर मैं भी टेलीग्राम के अंदर मैं आपके पास अभी शेयर कर रहा हूँ, जो लिंक है, शेड्यूल लिंक है, वो आप देख लेना उसके अंदर में। जैसे फॉर्म की तरह आएगा क्या सर? टाइमिंग हम सिलेक्ट कर पाएंगे क्या? मैं कर पाऊंगा सिलेक्ट उसमें? हाँ, ऑटोमेटिक है वो, उसमें अवेलेबिलिटी होगी। मैंने उसमें अपने जो अवेलेबल स्लॉट्स है ना कैलेंडर, उसके हिसाब से जो मैंने निकाले हैं 1-to-1 के लिए वो आएगा। पर कोशिश करना है जो कमिंग थर्सडे वाला दिन मैंने ज्यादा स्लॉट रखे होते हैं, तो जो थर्सडे वाला जो स्लॉट है, एक्चुअली आज सुबह मेरे फूफा जी एक्सपायर हो गए हैं, तो मे बी मैं आज निकलूंगा। मतलब अगर नहीं निकल पाया, आज निकला तो मैं कल आ जाऊंगा, तो मैं थर्सडे वाली मीटिंग ले लूंगा। और बाई चांस अगर मैं आज नहीं निकल पाया तो कल निकलूंगा, तो थर्सडे मीटिंग कैंसिल हो सकती है, तो इसलिए थोड़ा सा चैलेंज रहेगा। तो मैं आप थर्सडे को चलिए कोशिश करते हैं कि थर्सडे तक मैं आने की कोशिश करूंगा। अगर नहीं होता तो मैं आपको दूसरा स्लॉट दे दूंगा उसके अंदर में। ठीक है जी, ओके सर। तो फाइनल कंक्लूड करते हैं आज के मास्टरमाइंड को। द फाइनल कंक्लूजन इज फेसबुक इज द विनर, गूगल इज नंबर 2 एंड यूट्यूब इज नंबर 3। ठीक है, और अगली मीटिंग करेंगे अगली बार सभी अपने एक्सपीरियंस के साथ में। पैम्फलेट हमने स्टैंड बाय पे रखा। पैम्फलेट को क्यों नहीं कंसीडर कर रहे? क्योंकि पैम्फलेट सिर्फ एक आदमी ने यूज किया है और उसने सिर्फ 1,000 रुपए लगाए थे। अगर उन्होंने 10-50 हजार 1,00,000 रुपए लगाए होते तो हम एक कंक्लूजन पे आ जाते भाई, क्योंकि हो सकता है ना पहली बॉल पे छक्का पड़ जाए, पहली बॉल पे विकेट मिल जाए, तो हम उस बॉलर को कुछ जज नहीं कर सकते कि भाई अच्छा बॉलर था। हाँ जी विजय। पैम्फलेट मैंने यूज किया था, कोई फायदा नहीं हुआ था, बहुत बढ़िया था। मैं एग्री करता हूँ सर, क्या पता बल्ले पे चढ़ गई हो मेरे। हाँ, वही मैं कह रहा हूँ ना, पहली बॉल पे छक्का लग जाए तो हम ये नहीं कह सकते बैट्समैन बहुत अच्छा है। और तो पैम्फलेट तो ये, क्योंकि उसमें कुछ अमाउंट हमने 1,000 इन्वेस्ट किया था, अगर हमने अमाउंट बहुत ज्यादा इन्वेस्ट किया तो हम किसी कंक्लूजन पे आते हैं इस चीज में। ठीक है जी, तो गाइस फेसबुक पे थोड़ा सभी लोग फोकस करेंगे अपना, जो आज से अभी है, और यही सेशन का, इसी सेशन का पार्ट नंबर 2 होगा। फिर हम एक दिन मास्टरमाइंड कन्वर्जन पे करेंगे, एक दिन क्लोजिंग पे करेंगे। कभी सर मेरा एक क्वेश्चन है सर, बहल बोल रहा हूँ मैं। जी बहल जी। सर एक मैंने अपने वो टेलीग्राम लिंक में एक भेजा, मैंने अपना ऑटोमेशन का, मिस्टर कार्तिक नायडू का ऑटोमेशन है जो 6,000 रुपये महीने, 499 प्लस टैक्स है। तो 6,000 रुपये महीने पे वो फुली ऑटोमेशन दे रहे हैं। वो शायद आपने देखा होगा, अगर मैंने भेजा है उसमें टेलीग्राम में। कार्तिक नायडू का सजेशन देंगे क्या दे रहे हैं? मतलब वो सिखा रहे हैं अपना कोई सीआरएम दे रहे हैं? हाँ सीआरएम भी दे रहे हैं वो, देख लेंगे। मेरा अपना पहले का एक्सपीरियंस भी ना ऐसा ही है, क्योंकि मैं आपको बताऊं क्या होता है, मैं बहुत टाइम से हूं इस इंडस्ट्री में, मार्केटिंग में ना। मैंने नहीं देखा कि हमारा जैसे ईमेल है, अगर कोई ईमेल मार्केटिंग वाला एक सॉफ्टवेयर बहुत अच्छा है, तो ऐसा नहीं है कि अगर उसने जब अपना एसएमएस निकाला तो वो उतना अच्छा निकला। जैसे गेट रेस्पॉन्स ने अपना लैंडिंग पेज निकाला, वो बहुत ही घटिया है ना। वेबिनार भी है उसके, गेट रेस्पॉन्स का अपना वेबिनार भी, लेकिन वो बहुत घटिया है। अब क्लिक फनल भी क्लेम करता है कि आप उसमें अपना ऑटोमेटेड वेबिनार बना सकते हो, लेकिन वो बहुत ही थर्ड क्लास है। तो हमें क्या करना पड़ता है, जो मैंने बेस्ट तरीका पाया वो यही है कि जो बेस्ट टूल है उनको आपस में इंटीग्रेट करके आप अपना एक फनल बना लो। ठीक है, ये मेरा अपना एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं ये ट्राई कर चुका हूँ। लेकिन सर ये इंडिया में फर्स्ट लॉन्च हुआ है, इसका काफी लोग तारीफ कर रहे हैं, एक बार इसको आप चेक जरूर करना। मैंने किया था थोड़ा बहुत चेक, लेकिन मेरा जो मैंने पहले भी चेक किए हुए हैं ऐसे। अच्छा। मैंने पहले भी किए हुए हैं, तो मेरा एक्सपीरियंस ये होता है कि हाँ, क्योंकि होता क्या कि एक आदमी की एक चीज में मास्टरी हो सकती है, वो ईमेल में बहुत अच्छा हो सकता है। अब जैसे गेट रेस्पॉन्स है, वो ईमेल मार्केटिंग ही है, तो उसको वो ईमेल में बहुत अच्छा है, उसकी सपोर्ट सिस्टम बहुत अच्छा है। लेकिन उसका जो वेबिनार है, अगर आपका भी वेबिनार होगा यार इतना पैथेटिक है कि आप ना हाथ जोड़ जाओगे उसके अंदर में। तो पता चलता है कि हम अगर उसका वेबिनार, अब वो उन्होंने भी अपना पूरा फनल बनाया हुआ है। गेट रेस्पॉन्स भी कहता है कि आप लीड आएंगे, ऐसे जाएंगी, लैंडिंग पेज है, आप उसको वेबिनार ले लीजिए, लोगों को मीटिंग कर लीजिए और यहाँ पर अपनी एक वेबसाइट बना लीजिए। कहने को तो उसने भी अपना बना रखा है, लेकिन मैंने आपको कभी भी नहीं बोला होगा उसका फनल यूज करिए। मैंने बोला आप अपनी ईमेल मार्केटिंग उठाइएगा उसमें से। मे बी मैं चेक जरूर कर लूंगा अगर आपने सजेस्ट किया है सिर्फ इसलिए। हाँ जी, ठीक है सर, ठीक है ना। अदरवाइज वही बात है, दौड़ते घोड़े में ठीक है, बिल्कुल ठीक कह रहे हो, चाबुक हम नहीं मारते। क्योंकि इसमें ये कह रहा है कि डोमेन खाली आपको खरीदना है, होस्टिंग भी आपको नहीं लेनी है, लैंडिंग पेज भी वो करवा कर देंगे, साइट विजिट फॉर्म का जो है वो सब करवा कर देंगे, ईमेल ऑटोमेशन सब करवा कर देंगे, कैलेंडर बुकिंग सिस्टम है, सीआरएम मैनेजमेंट है, अनलिमिटेड कॉन्टैक्ट्स हैं। क्या नाम है सर सीआरएम का? ऑल अंडर वन, pipeline.co.in। माई पाइपलाइन।
हाँ जी, mypipeline.co.in। ठीक है जी, मुझे देख लेंगे इसको भी राइट सर। अच्छा कोई चीज तन्मय अच्छी जी, तो ले लेंगे उसमें से। तन्मय जी के साथ हरिद्वार जाऊंगा तब। क्या? तन्मय जी के साथ हरिद्वार जाना है तब, और कुछ नहीं। तन्मय जी के साथ हरिद्वार जाना है? इसे हम लोग पार्टी करते नहीं है हम लोग। गाड़ी में, मटकी में? मटकी में, गाड़ी में। भाई बैंकॉक और गोवा जाने टाइम पे हरिद्वार लेके जा रहे हो, चाहते हैं क्या हो? अरे भाई, अरे हरिद्वार का कहा यार, तुम भी यार जवानी हो ना अभी। आप गोवा का बाल क्यों दिखाओ, नहीं तुम कर रहे? कलम में दिखाओ अपनी पहले। बाल को आगे तो नहीं करते? नहीं सर। तो हरिद्वार का कैसे कंसेप्ट है? चलो भाई देखो, अपना अपना चॉइस है। और सर हम लोग विजय, पार्टी तो नहीं करते इसीलिए। तन्मय जी तन्मय जी लेके भी तो आ रहे नहीं हैं, करते उनको किस पार्टी। बात की सजा मिल रही है? तन्मय जी तो बोले कि विजय जी के साथ लेके जाएंगे। गोवा जाने के बाद भाई सर हमारा गोवा का चलिए सर, हमारा गोवा का शेड्यूल कब हो रहा है? देखो, मैं ना अब एक डेट डिसाइड करके देने वाला हूँ, क्योंकि मैं जब भी कोई आपसे बात करता हूँ ना, उसमें मेरे पास मैसेज आ जाता है, और मैसेज आता है हमारा बिजनेस होता है बिजनेस कर लिया, मुझे पता है कितना बिजनेस कर रहे हो और कैसा कर रहे हो, ठीक है ना? टाइम निकालो अपने लिए, वो पीक टाइम है, ये टाइम है, वो टाइम है, सब सुन लिया मैंने, मेरे को आगे कानों में मैंने रिसीव कर लिया है, ठीक है? डेट आएगी, टाइम आएगा, ठीक है जी, उस टाइम पे पहुंच जाना, बिजनेस वहां से भी कर लेंगे, ठीक है? तो सही। वहां से भी होएगा ही, बिजनेस कर लेंगे, सब मैनेज हो जाता है, कोई नुकसान कुछ नहीं होने वाला। गोवा का प्लान कब हो रहा है सर? वही तो मैं बोल रहा हूँ, मैं जैसी बात करता हूँ गोवा की, लास्ट टाइम बात करी थी, मेरे पास टेलीग्राम पे मैसेजेस आ जाते हैं कि, और सभी का कुछ ना कुछ है, किसी की छुट्टी गुजरात में किसी दिन होती है, बच्चों की छुट्टी होती है, तो कहीं पर कुछ होता है, तो भाई सब तो एक जगह अलग अलग होगा ना, तो मैं अब डेट देने वाला हूँ आपको, ये डेट है, ये डेट आ जाएगी, ये आपके पास में टाइम है, ये डेट है, उस डेट टाइम पे हम आ रहे हैं, अब पहुंच जाना सीधा वहां पे, ठीक है जी? फ्लाइट आपकी होगी, होटल की बुकिंग करा लेंगे, एडवांस पेमेंट हम लोग सबमिट करा लेंगे, जिसके भी एडवांस पेमेंट होगी उसके हिसाब से हम लोग होटल वगैरह बुक करा लेंगे वहां पे पहले ही, डेट आ जाएगी आपके पास में, उस पर काम चल रहा है, बढ़िया वाला चल रहा है अपने पास, मेरे पास काफी चीजें आ गई है, मैं किसी से शेयर नहीं करने वाला हूँ बाबा आपसे, मैं सिर्फ आपको डेट देने वाला हूँ, वेंडर का नंबर देने वाला हूँ, उसका अकाउंट देने वाला हूँ, दैट्स इट। कब तक ये डेट आ जाएगी? कुछ नहीं बताने वाला मैं, नहीं डेट तो सर, डेट जो भी होगी 20 दिन से पहले आपको मिलेगी। एक महीना पहले बोलते हैं सर मंथ तो बता दीजिए, मंथ। मैं फिर यार मैं बताऊंगा नहीं आपको, पास समझा करो ना, फिर ये मैसेज आ जाएंगे, और एज एन कट सी, या तो मैं रिप्लाई करूं उस मैसेज को, या मैं मैसेज को, अगर मैसेज आ गया तो मुझे मानना पड़ेगा ना, आप भाई बंदे ये कह सकता है ना सर मैंने देखो बोला था ना आपसे, जब मैं डेट दे दूंगा उसके बाद कोई बोलेगा, मैं बोलूंगा यार तो डेट फाइनल हो गई। एक महीने पहले बताइएगा। 28 दिन चलो, ठीक है, ओके गाइस, सेशन को वाइंड अप करते हैं। ठीक है सर, वो लिंक वो दे देना सर आप, मुझे आप एडमिन सेलेक्ट करके भेजना लिंक के लिए। हाँ जी सर, मुझे एडमिन पे सेलेक्ट करके टेलीग्राम पे मुझे एडमिन सेलेक्ट करके भेज देना, उसमें बोलना सेंड द लिंक। ये सर आज जो 1-to-1 मीटिंग ना, कौन सा प्लेटफॉर्म पे हो रहा है? क्या कह रहे हैं? आज जो सर मीटिंग अभी हो रहा है ना, ये कौन सा प्लेटफॉर्म पे आप कर रहे हैं? मतलब ये क्लासरूम जैसे दिख रहा है, वर्चुअल क्लासरूम। जूम। अच्छा, जूम में ये फीचर्स आ गया है क्या? हाँ हाँ, हमेशा से पुराने भी। सर मैं चेयर पे क्यों नहीं बैठ पा रहा हूँ सर, मैं बहुत कोशिश कर रहा हूँ। आप मोबाइल पे हो? हाँ मोबाइल पे हो सर। संग्राम आप भी मोबाइल पे हो? जी। सौरभ जी सौरभ जी भी शायद नहीं आ पा रहे। मोबाइल पे हो सर। बस तो फिर समझ जाओ। ओके ठीक है सर। आप पूरा सेशन खड़े किया आपने, हम बैठे हुए थे। मैं कोशिश करा जा रहा हूँ, कहाँ से करूँ, सेटिंग सब देख लिया। ने वो मोबाइल का है, ये मोबाइल से उठा रहा है, मोबाइल और डेस्कटॉप को ले रहा है, जो डेस्कटॉप पे वो बिठा रहा है। अच्छा, हाँ, मोबाइल वालों को कंसीडर कर रहा है कि घूम रहा होगा ये बंदा। ओके ठीक है सर। ओके, सो गाइस फाइनली क्या कंक्लूड किया हमने? प्लीज टाइप इन द कमेंट बॉक्स, बोलना नहीं है, टाइप करिएगा कि आज हमारा जो हमारे मास्टरमाइंड का की टेक अवे था, जो हमने क्या उठाया है, प्लीज वो बताइएगा। और अगली बार भी हम ऐसी बात करेंगे, कोई नई चीज, कोई नया मार्केट में कोई नई चीज आती है, कोई नया सिस्टम आता है, उस पर डिस्कस करेंगे, बजाय आप उस पर एक्सपेरिमेंट करो, हो सकता है किसी ने कर रखा हो, ठीक है ना? तो जैसे भी बहल जी ने बोला कि ये वाला सिस्टम है ऑटोमेशन का, बड़ा लुक्रेटिव तो हमेशा ही लगता है,
लेकिन जब आप अंदर घुसते हैं और आप पता चलता है कि अपना पूरा सिस्टम उस पर शिफ्ट कर लेते हैं, बाद में जब दिक्कतें आती हैं तो हमारे को फिर चैलेंज आता है। तो इससे पहले किसी ने कर रखा हो तो हम आपस में डिस्कस कर लेंगे सारी चीजों को, ठीक है ना? ओके, सो कैलेंडर, रिमार्केटिंग, ऑर्डर ऑफ द लीड जनरेशन, FB, फेसबुक इज बेस्ट। भागते घोड़े को, दौड़ते घोड़े को, यस, भागते घोड़े को चाबुक नहीं मारते। जो स्ट्रेटजी अच्छी चल रही है उसको और बढ़ाना चाहिए। एब्सोल्युटली ग्रेट। ठीक है गाइस, टाइम टू लीव दिस सेशन। टेक केयर, बाय बाय। बाय सर। बाय बाय। बाय जी।